चलिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ध्यान से कहानी सुनिए। आप अक्सर सुनते थे, जो मोदी गवर्नमेंट की सरकार जो चल भी रही है, कि काला धन आएगा तो सब में इतना इतना बटेगा। इसको लेकर के बड़े दिन तक जो है वो शोर भी मचते रहे। कह रहे ये काला धन जैसा चीज ब्लैक कलर का होता है, इसलिए काला धन कहते हैं। कह रहे कि नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो यहां वर्ड पे जरा आते हैं और देखते हैं, वर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जो वर्ड है, इसका मतलब जानना रहेगा हमें, और प्रिवेंशन का मतलब है उसको क्या करना, रोकना। एक वर्ड बीच में बोल दिया, काला धन, ब्लैक मनी। तो एक दो चीजों को पहले सुन लीजिएगा, तब जो है वो फिर चलेंगे हम लोग बेसिक राउंड में, तब आएंगे आपके किस पे, नोट्स पे आएंगे, तब चीजों को करेंगे। ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि ये जो हमारा वर्ड है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको जो डिस्कस हम करेंगे उससे पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करते हैं। जब भी कोई पर्सन कुछ भी कमाता है तो अपने कमाई का एक हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देता है। ये परंपरा, ये सिलसिला आज से नहीं है, सदियों से चलती आ रही है। जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो हम उन्हें जो है वो अपने जो है वो अर्निंग का, खेती का जो भी लोग करते थे, उपज का एक हिस्सा उनको देते थे। अंग्रेजों के समय में आए तो अंग्रेज को देने लगे, राजा, अंग्रेज। फिर उसके बाद जब हमारा डेमोक्रेसी आया तो इसमें हम गवर्नमेंट को देने लगे। कहा गया कि अगर आप अपने कमाई का हिस्सा, जितने तक की कमाई एग्जम्प्ट है वो तो लॉ का पार्ट है, लेकिन जो भी उन्होंने कहा है कि जितने के बाद कमाई का हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, अगर आपने नहीं दिया तो इसका मतलब आपके पैसे जेन्युइन नहीं है। दिस ऑल आर कॉल्ड ब्लैक मनी। कोई भी पैसा जो आपके लॉफुल दायरे में नहीं आते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग अर्न नहीं किया है, वो कहलाता है आपका ब्लैक मनी कहलाता है। आप कहिएगा सर लॉफुल दायरे में कमाया, बिल्कुल लॉफुल तरीके से मेहनत मजदूरी करके कमाया है, बिल्कुल कमाया है, लेकिन अगर आपने उस पर टैक्स नहीं दिया, जबकि टैक्स देने की क्या बनती थी, लायबिलिटी बनती थी, और लायबिलिटी ही नहीं बना तो तब नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन लायबिलिटी बनती थी और नहीं दिया, जबकि कमाया है बिल्कुल लॉफुल तरीके से, एकदम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके, खूब मेहनत कर करके, लेकिन ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके 10 लाख हो गए साल के। हाँ जी, कन्फ्यूशियस जी महाराज कह रहे हैं कि 10 लाख क्या और भी ज्यादा हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना, और इस समय में सही में ट्यूशन वगैरह जो है वो हाईली पेड वर्क है। ये नहीं जो मैं कर रहा हूं वो नहीं। ट्यूशन वगैरह जब हम लोग भी आप लोग की तरह स्टूडेंट थे तब कहीं कहीं तो ढूंढते थे, तो मैं तो पहले बोला गरीब आदमी, और मेरा किडनी थोड़ा ज्यादा चलता था, तो मैं तो ट्यूशन में भी ऐसा ढूंढता था जो शाम के समय में नाश्ता भी कराए, ताकि जो है वो नाश्ते के पैसे क्या हो जाए, बच जाए। चाय पीता नहीं था शुरू से ही, तो जैसे ही चाय ऑफर आता था तो मैं बोलता था नहीं चाय वगैरह नहीं पीते, तो बिस्किट वगैरह हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा इससे पहले कि वो भी आना बंद हो जाए तो क्या बोल दो कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सोचते थे कि पैसे तो मिले ही मिले, साथ में शाम का क्या हो जाए, क्योंकि अगर वो पैसे बचेंगे तो पापा ने जो दिया हुआ वो पैसे क्या होंगे, सेव होंगे, और उसके कुछ खाएंगे, चाट पकौड़े बाकी सारे कुछ। कह रहे हैं कि अगर आपने जो है ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके ही, अपने पढ़ाई के लिए भी भले ट्यूशन पढ़ाया हो, क्योंकि आपके खुद के पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, आप बहुत बुरे कंडीशन में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन 10 लाख कमा लिया, कह रहे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर कितनी लायबिलिटी है, आपके ऊपर कितना बढ़ता। तभी तो मैंने बोला हमारे देश का टैक्स कानून ही अच्छा नहीं बना हुआ है, इसीलिए सबसे ज्यादा टैक्स की चोरी होती है। और दूसरा है ही हमारे देश में बड़े सारे लोग चोर, इसलिए भी टैक्स की चोरी होती है। कह रहे हैं कि जो सही तरीके से देने के लिए, और तीसरा गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर भी बहुत शानदार बनाया हुआ है। एमएलए एमपी इनको टैक्स की लायबिलिटी से बाहर रखा गया है। गरीब लोग हैं, करोड़ों अरबों का घोटाला करते हैं, और इनको बोला इनकी सैलरी लाखों में होती है, चलने के लिए गाड़ी मिलती है, जहां जाते हैं वहां खाना फ्री, ये फ्री वो फ्री, फ्री में ही जीते हैं। फिर भी जो कहते हैं टैक्स भी क्या कर दो इनके लिए, एग्जम्प्ट कर दो, वो भी फ्री। तो यही तो आपने स्ट्रक्चर बना रखा है। और यहां पे अगर कोई ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके भी अगर जो है वो 3 लाख भी कमा लिया, तो अब चूंकि ये 2.5 लाख या जो भी उन्होंने स्लैब बनाया है उससे अगर ज्यादा हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। बल्कि आप कमा रहे हैं, आप भी उस पैसे से जो अपने आप को चला रहे हैं और अपने भाई बहन या जो भी और है उनकी भी मदद कर रहे हैं, फिर भी आपको क्या देना पड़ेगा। और अगर नहीं देते हैं तो कम से कम आपने जो है वो कॉन्ट्रावेंशन तो खुद कर ही लिया, भले पकड़े भी नहीं गए हैं,
लेकिन कॉन्ट्रावेंशन तो हो ही गया। और नहीं कहीं कॉन्ट्रावेंशन तो खुद के दायरे में तो आपने कॉन्ट्रावेंशन कर लिया, क्योंकि लॉ में है कि देना है और आपने जो इसे नहीं दिया है, चाहे आपने कैश में ले लिया, जैसे भी ले लिया। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी कमाई जो कमाई लीगल दायरे में नहीं आती और आपने उससे पैसे कमाए हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका कहलाता है ब्लैक मनी। क्या कहलाता है? ब्लैक मनी कहलाता है। दूसरा, अगर आपने पैसे कमाए हैं और ये पैसे जो है वो आपके उन वर्क से हैं जो इलीगल वर्क है, कहा कि पैसे लीगल वर्क से कमाए और उसके बावजूद उस पर टैक्स नहीं दिया, तो भी वो हो गए ब्लैक मनी। क्योंकि लीगल वो तभी होगा जब वो टैक्स के दायरे में आया और आपने उस पर क्या पे कर दिया, आपने जो है वो उस पर टैक्स जो है वो पे कर दिया, तब वो क्या हो गया? लीगल हो गया। तो ब्लैक मनी का मतलब है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है और उससे पैसे कमाता है तो क्या है ये? ब्लैक मनी। अगर कोई लीगल तरीके से कमाता है और उस पर टैक्स नहीं देता है तो भी ये क्या है? ब्लैक मनी। इन जनरल ब्लैक मनी हो गया जब आप इलीगल तरीके से पैसे क्या करते हैं? कमाते हैं। कहा ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या लेना देना है? कहा यही जो ब्लैक मनी है, इसी ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। आसान शब्दों में समझने के, लॉ ने ऐसे नहीं बोला है, लॉ का चीज तो अभी पढ़ाऊंगा। तो कहा कि जब आप ब्लैक मनी को किस मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी को ही टेंटेड मनी कहते हैं और व्हाइट मनी को क्या कहते हैं? अनटेंटेड मनी। आप कहिएगा इसका मतलब सर ब्लैक मनी को हमने जो है वॉशिंग मशीन में रख दिया और उसकी सफाई कर रहे हैं 1 2 1 2 जो अच्छे से, ताकि सफाई हो जाए, तो ये क्या कहलाया आपका? व्हाइट मनी। यही कहलाया मनी लॉन्ड्रिंग? कहा नहीं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी का मतलब ये नहीं है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का मतलब कि हमने इलीगल तरीके से कमाए और उस पैसे को हमने कहीं ना कहीं जो है वो थोड़े करके डाले और बाद में उसको लीगल बना दिया। अब उसका तरीका बताऊंगा, अभी बताया नहीं है। तो हमें इसमें पढ़ना रहेगा सबसे पहले कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है। आसान शब्दों में तो बताया ब्लैक मनी को किसमें कन्वर्ट करना, लेकिन एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं, एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रर कौन कहलाता है, उसके बाद जानना रहेगा कि क्रिमिनल प्रोसीड से जो हम पैसे कमाते जिसको ब्लैक मनी कह देते हैं, इस क्रिमिनल प्रोसीड का क्या मतलब है, प्रोसीड ऑफ क्राइम का क्या मतलब है। कहा ठीक है, ये जानना रहेगा। फिर हमें जानना रहेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो होने दो, इसका बुरा प्रभाव है कुछ, तो देखना रहेगा कि इसका हमारे इकोनॉमी पे या सोसाइटी पे क्या बुरा प्रभाव है। फिर देखना रहेगा कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी यानी मनी लॉन्ड्रिंग करते कैसे हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते कैसे हैं, ये कैसे होता है, ये हमें जानना रहेगा। आप कहिएगा सर गलत गलत चीज बताओगे, नहीं गलत चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको चोर को पकड़ना है तो पहले क्या बनना पड़ेगा? चोर नहीं तो कम से कम चोर की तरह सोचना पड़ेगा। आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना चाहते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग को अगर रोकना चाहते तो पहले ये तो समझिए कि मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे है, कैसे कोई ब्लैक मनी को व्हाइट में बदल देता है, तभी तो उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने से आप क्या करेंगे? रोक पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही धूम मूवी आपने देखा है, इसमें अभिषेक बच्चन जो है वो क्या एक नाटा जैसा जो एक्टर है जो बाइक चलाते हैं, जो तुरंत जिसको भी देखते हैं सोचते हैं मम्मा तेरे लिए बहू मिल गई, नाटे से थोड़े हेल्दी जैसे, मेढक जैसा थोड़ा मुंह लगता है, धूम में है, वो बाइक चोरी करने का काम करते, मतलब वो भी चोर थे और चोरी करने का काम जो है वो बाइकर ही करते थे। तो इसीलिए जो है वो ये इंस्पेक्टर थे अभिषेक बच्चन, और उन्होंने जो है वो उनको हायर किया था कि चल तू मेरे साथ रह, ताकि मुझे बताना कि चोर कैसे क्या करता है, सोचता है, ताकि जो है वो उसके चाल को क्या कर सके, समझ सके। कह रहे हैं कि वैसे ही आपको पहले जानना पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे, ताकि आप मनी लॉन्ड्रिंग को क्या कर सकें, रोक सके। उसके बाद आपको दो तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। एक, इंडियन लेवल पे क्या क्या उपाय किए गए किस चीज को रोकने का, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का, और दूसरा जो है वो ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। अब क्वेश्चन आता है नेशनल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की क्या जरूरत है, या ग्लोबल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की क्या जरूरत है। कहा ये रोकने की क्यों जरूरत है, इसका जवाब तो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा जब आप देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का बुरा प्रभाव क्या है। लेकिन कह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्यों, कहा आज के देश में हमारा ट्रेड जो है वो ग्लोबल है।
अगर इंडिया में कहीं किसी के पास पैसा है तो इंडिया से बाहर भी बिजनेस कर सकता है, और इंडिया के बाहर किसी को पैसा है तो इंडिया में भी आकर के बिजनेस कर सकता है, क्योंकि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के हम दौर में हैं, डब्ल्यूटीओ के रिजाइम में, डब्ल्यूटीओ के जमाने में है, जहां पे हम भी बाहर जा सकते हैं, बाहर वाले भी हमारे देश में आकर के क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। कहा कि अगर ऐसा है तो ऐसे में अगर इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, इंडिया में ब्लैक मनी है, उसको हो सकता है यूज करके क्या करे, वो यूएसए में बिजनेस शुरू करे। यूएसए में किसी के पास जो है वो ब्लैक मनी है तो कहां बिजनेस शुरू करे, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इकोनॉमी हमारा जो है वो हैम्पर होगा या नहीं। याद रखिएगा, एक जनरल नेचर का क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है, बहुत खतरनाक, मनी लॉन्ड्रिंग हैज ग्लोबल इंपैक्ट, कमेंट, दम निकल जाता है, क्योंकि टॉपिक कोई मिलेगा ही नहीं इस पे। ये पूरा यही जो कहानी सुना रहा हूं, यही कहानी जो है वो रिप्रोड्यूस करना रहता है, जो आपको बता रहा हूं। कहा गया कि अगर एक कंट्री में ब्लैक मनी है किसी के पास, दूसरी जगह बिजनेस करेगा, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। कह रहे इकोनॉमी पे असर क्या पड़ेगा, एकदम ध्यान से, जनरल डिस्कशन अभी कर रहे हैं, तब पॉइंट्स पे आएंगे। कह रहे कि इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, ब्लैक मनी हो या व्हाइट मनी हो, इकोनॉमी में पैसा तो आया। अगर किसी के पास क्रिमिनल तरीके से किसी को जो है वो टपका डाला, सुपारी, कत्था पान, जो भी हो, भाईगिरी का काम करता है, किसी का सुपारी लिया कि इसको टपका डालेंगे, एक पेटी नहीं, एक पेटी तो एक खोखा 1 करोड़, एक पेटी तो 1 लाख ही हुआ ना, एक खोखा 1 करोड़ के लिए टपका डाला किसी को, उसके पास आ गए 1 करोड़। अगर ये 1 करोड़ आ गया तो कहते हैं इस 1 करोड़ से जो है वो एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करेगा, वो बिजनेस में लगाएगा, बिजनेस में लगाएगा तो बहुत अच्छी बात है, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा। कह रहे हैं कि अच्छा तो है, लेकिन ये शॉर्ट रन में है, लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है। आप कहेगा क्यों लॉन्ग रन में अच्छा क्यों नहीं है सर, सीधे सीधे 1 करोड़ का एक बिजनेस शुरू हो गया, 10 लोगों को काम मिल गया। अब इसको समझाने के लिए एक आसान सा एग्जांपल लीजिए, चाट पकौड़े खाने में अच्छे लगते हैं या नहीं, खास करके गोलगप्पे, फोकचे, वो कलकत्ता वाला स्टाइल, वो बिस्लरी के पानी वाला नहीं, वो नहीं अच्छा लगता है, वो वाला जिसको ऐसे ऐसे करके आलू मैश करेगा और उसको जो है वो डालेगा, और ऐसे कर करके रोड वाला जिसपे जो है धूल सुबह से गिर जा रहा होगा। कह रहे हैं कि सब पता है, सब दिख रहा है, रोड के पास बस खड़े रहिए या दूर ही, जहां पे वो गोलगप्पे वाला बेच रहा है वहीं खड़े रहिए, अपना मोबाइल निकाल करके ऐसे रख लीजिए हाथ पे थोड़ी देर, क्योंकि उस पर ज्यादा पता चलता है। बस पहले ऐसे पोंछ लीजिए, फिर ऐसे रख लीजिए, बस उतने ही देर, मुश्किल से 2 मिनट, और उसके बाद जो है वो देखिए और ऐसे करके हाथ कीजिए और देख लीजिए कितना आया है। जस्ट इमेजिन वो सुबह से वहां कितना आया होगा, और वो जो पानी है जिसको वो खोल रहा है, ढक रहा है, ये कर रहा है, उसमें कितने गिरे होंगे। ये मैं नहीं कहता मत खाइए, क्योंकि मेरा फेवरेट फूड है। अगर मुझे पता चले कि अगले 4 दिन जो है वो क्लास नहीं है, या कम से कम 1-2 दिन का भी कुशन मिले, ऐसे रिस्क नहीं ले सकता कि कहीं पेट कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया तो क्लास आना रहेगा, तो मैं जम के खाऊं, तब तक खाऊं जब तक पेट ये ना बोले कि पंकज मर जाएगा। खिला रहा है मान लीजिए कोई मुफ्त में, लेकिन ऐसे तो अपने पैसे कम लगाता, कोई ना कोई खिला रहा होता है, तो कोई खिला तो कोई रहा है, लेकिन पेट तो अपना ही है, मरेगा तो खुद ही, तो रुकना पड़ता है। तो अब जरा सोचिए, जब आप ये खा रहे होते तो आपको पता है या नहीं कि ये फायदा करेगा या नुकसान, क्योंकि गोलगप्पे के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, इसके कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो शहर का दुनिया भर का धूल, मर्सिडीज से लेकर के मारुति कंपनी के गाड़ियों तक का धूल है, लोगों के शूज का है, जूते का है, सबका धूल है, प्लस वो बंदा जो बहुत हाइजेनिक तरीके से हाथ को रखता है, वो उसमें ऐसे हाथ डुबाता है, फिर निकालता है, और जब वो तैयार करके घर से लाया होगा तो उससे पहले तो उसने हाथ को जो है वो डेटॉल में रात भर फूलने दिया होगा, उसके बाद बनाया होगा। पता नहीं सुबह उठ करके जो है वो क्या किया होगा और सीधे जो है वो चीजों को बनाना शुरू कर दिया होगा। ये सब चीज पता है या नहीं पता है, पता है या नहीं पता है। उसके बावजूद भी आप देखिए, जब कोई वहां पे ग्राहक नहीं रहेगा, वो अकेले रहेगा, तो वो पॉलिथीन वगैरह वो नहीं लगाता है। जब कहीं कोई नहीं है, जब बना रहा होता है मसाला, अगर कोई ग्राहक नहीं है, बिंदास छिला और ये बना रहा है। आलू देखिएगा जिस थैले में रखता है, वो थैला देखिएगा, अगर वो थैला आपने प्लास्टिक वाला देख लिया तो फिर आप कभी नहीं खाएंगे, जो भी हो। उसके बावजूद जो भी है, मुझे तो सब दिखता है, मैं तो बता भी रहा हूं, इसका मतलब देखा हूं तभी तो बता रहा हूं, लेकिन फिर भी सही बोलूं ये सब जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने खाना खाया नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है।
या तो भूख का, और या फिर जो है वो टेस्ट जो है वो ज्यादा हार्मोन सेक्रेट कर रहा होगा भूख वाला कि ये खाना चाहिए। अब फिर भी वो खा रहे हैं, पता है हमें कि वो हेल्थ के लिए हाइजेनिक नहीं है, फिर भी खा रहे। तो मुझे बताइए स्वाद अच्छा है या नहीं? दबा के जो पार्टी में खा करके आते, जिस दिन पार्टी में जाते हैं, अच्छे बड़े हाइजेनिक है, लेकिन जबरदस्त ऑयली स्पाइसी है। हाइजीन का ध्यान रखा गया, हाइजीन का मैं कह रहा हूं, मैं न्यूट्रिशियस नहीं बोल रहा हूं, हाइजीन का ध्यान रखा गया, साफ सुथरे तरीके से बनाया गया है। लेकिन जिस चीज में है ही दुनिया भर का बटर, दुनिया भर का मसाला, वो कहीं ना कहीं तो पेट को गड़बड़ करेगा ही। लेकिन जब खा रहे होते तो स्वाद कितना अच्छा लगता है। वही मम्मा हाइजेनिक भी बनाती है, न्यूट्रियस भी बनाती है, और उसके बाद चिल्ला देते बेकार सा, स्वाद भी नहीं है, अजीब सा खाना है। जबकि पता है वो क्या करेगा, फायदा करेगा लॉन्ग रन में। हर दिन आप और हम क्या करते हैं, न्यूट्रियस खाना ही तो खाते हैं। कभी एक आध बार खाना रहा तो क्या कर लिया, खा लिया, क्योंकि अगर आप हर दिन वो खाना शुरू करेंगे तो कोई बात नहीं, फिर वो खाना खाने लायक आप रहेंगे ही नहीं, बचेंगे ही नहीं ज्यादा दिन, तो वो खाना खाएंगे कैसे? कह रहे बिल्कुल यही हाल हमारा किस चीज का है, यही हाल हमारे जो है वो इकोनॉमी का है। शुरू में जरूर अच्छा दिखेगा, लेकिन उसके बाद जब उसके बैड इफेक्ट्स आने शुरू होंगे, प्राइस, मनी, मोनोपोली, तो जाकर के वो आपकी इकोनॉमी को पूरे तरह से क्या कर देगा, हैम्पर कर देगा। तो इसीलिए इसका ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है। और अगर हम अपने इकोनॉमी में रख रहे हैं तो अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सोचिए जरा, करने वाले लोग यहां पे ब्लैक मनी ला रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं यूएसए में, तो वहां की इकोनॉमी की भी तो आप ऐसी की तैसी कर रहे हैं। इसीलिए यहां पे इंटरनेशनल लेवल पे भी इनिशिएटिव लिए गए, ताकि जो है वो ब्लैक मनी किसी के पास है तो उसको वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट नहीं कर सके, और ब्लैक मनी से जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्ट ना कर सके। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर, इंटरमीडियरीज, इन सबको हिदायत देनी पड़ेगी। ये ना हो कि सारा पैसा सिक्योरिटीज मार्केट में लगे, ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोले, डीमैट अकाउंट खोले डीपी के पास, और बिंदास जो है वो ट्रेड करना शुरू करे। ऐसे इनिशिएटिव लेने होंगे या नहीं लेने होंगे? ऐसे इनिशिएटिव बड़े सारे लिए गए। इंटरनेशनल लेवल पे बड़े सारे मीटिंग हुए, जिसको कन्वेंशंस कहते हैं। मीटिंग को ही क्या कह देते हैं, कन्वेंशंस। अलग अलग जगह पे हुए, नाम से जाना जाता है, वियना कन्वेंशन हुआ, यूरोपियन यूनियन का कन्वेंशन हुआ, और सबने मिलकर के चिंता जताई। जैसे अभी के समय में चिंता जत रही है कि पता चला कहीं थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो सारे कंट्री मिलते और बोलते नहीं इस चीज को रोका जाए। बिल्कुल वैसे ही सारे कंट्री मिले और उन्होंने कहा कि बड़ा गजब चल रहा है, सारी जगह जो है ब्लैक जो है मनी पहुंच रहा है, और उससे जो है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चीज हो रहे हैं। तब वो सुझाव देते कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। ये कंट्री वाले आपस में ये अलग अलग तरह के इनिशिएटिव लिए गए। किस लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे। इसका मतलब नेशनल लेवल पे भी इनिशिएटिव लिए गए। इनिशिएटिव का मतलब बचाव के तरीके। और किस लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो दोनों लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए ये हमें देखने रहेंगे। तो इसमें जो हमें देखना है मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, इसके साथ जो जुड़े हुए होंगे प्रोसीड ऑफ क्राइम वो देखना रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या असर है, ऑब्वियसली बुरा ही होगा, वो बुरा असर क्या है वो देखना रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे है, मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए जो है वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। इतना अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। चैप्टर खत्म नहीं, अब इसकी क्या करेंगे शुरुआत। तो पहले मैं आपको पूरा बेस बता रहा हूं, और उसके बाद किस पे आएंगे, आपके प्रिंटेड नोट्स पे आएंगे, तब बाकी और भी डिटेल करेंगे। पहले एक लेयर हम अपना बना लेते हैं कॉन्सेप्ट का। कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का आसान मतलब ब्लैक मनी को किस में बदलना, व्हाइट मनी में। लेकिन ये डेफिनेशन आप नहीं लिख सकते, आप चाहे तो एग्जाम में लिख सकते हैं इन जनरल मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स दिस, और उसके बाद लिखना पड़ेगा एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स दिस। चाहे कितने भी अमेंडमेंट हो, ईयर भले चेंज हो गया हो, आप बिल्कुल अमेंडेड वाले प्रोविजन को पढ़ रहे हैं, इसलिए कहीं परेशान मत होइएगा। स्टडी मैट में चूंकि ईयर वो दिया हुआ रहता है, इसलिए हम लोग उस अकॉर्डिंग हेडिंग रखते हैं, टॉपिक रखते हैं, ताकि आप सिलेबस से घबरा ना जाए कि हमने कौन सा पढ़ लिया। लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, उसके साथ आप पढ़ रहे हैं। मीनिंग, किसका मीनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का पहली बात, ए पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कहा कि इन तीन में से किसी भी घटना को अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। पहला, एक्वायर, ओन, पोजेज और ट्रांसफर व्हाट, प्रोसीड ऑफ क्राइम। अभी आप प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब समझिए, क्रिमिनल एक्टिविटी करके जो पैसे कमाए उसको कहते हैं प्रोसीड ऑफ। जिस काम के जरिए पैसे कमाते हैं उसको कहते हैं प्रोसीड ऑफ दैट वर्क। जैसे अगर मुझे पैसे मिलते हैं आपको पढ़ाने से, तो ये हुआ प्रोसीड ऑफ एजुकेशन।
यानी पढ़ाने से मुझे क्या मिला? पैसा मिला। वैसे ही अगर किसी को क्राइम करके पैसा मिलता है तो वो कमाया हुआ पैसा क्या कहलाता है? प्रोसीड ऑफ क्राइम कहलाता है। तो कह रहे हैं कि जो एक्वायर करे, अब मान लीजिए मैंने कहा बहुत हो गया पढ़ना पढ़ाना, अब नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने सोचा कि चलो मस्त जो है वो किडनैपिंग का काम करते हैं और किडनैपिंग करेंगे, करोड़ों रुपया एक बार में आएगा, मस्त ऐश करेंगे। सोचा, इंसान है, सोच सकते हैं। अगर ऐसा मैंने सोचा तो मैंने क्या किया? शिकार ढूंढना शुरू किया। ढूंढता गया ढूंढता गया ढूंढता गया, मिले दुबले पतले शिकार। किडनैप करना जिसको क्या रहे, आसान रहे, वैसा ही आप शिकार ढूंढेंगे ना। तो इनको तो मान लीजिए मैंने ऐसे ही लालच भी दिया कि 2 चॉकलेट दूंगा तब भी ये शायद साथ आ जाए। लेकिन मान लीजिए कि अगर किडनैप करना ही रहे तो हल्के फुल्के को। अब इनको किडनैप किया, आवाज बदल करके इनके घर वालों को फोन किया और बोला कि अगर आप चाहते हैं कि दुबले पतले पिंक आपको सही सलामत मिले तो एक खोखा 1 करोड़ रुपया लेकर के यहां पे आ जाइए, एक पर्टिकुलर जगह पे। पैसे मिल गए। मैंने इनको जो है बोला ठीक है आप जाइए। जब तक ये थे तब तक इनको सिक्योरिटी लॉ, ईबीसीएल, जेआईजीएल भी पढ़ा दिया। और फिर जो है इनको भी गिला शिकवा ना रहे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, और फिर जो है इनको छोड़ दिया। अब 1 करोड़ मेरे पास आ गया। ये 1 करोड़ जो मेरे पास आया है वो किस एक्टिविटी से? क्रिमिनल एक्टिविटी से, किडनैपिंग करके। तो इसका मतलब मैंने जो है वो खुद से जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी किया और उससे मेरे पास पैसे आए। तो इसका मतलब मैं कौन सी एक्टिविटी को कर रहा हूं? मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी को कर रहा हूं। क्लियर है? पहला चीज, मेरे पास क्या आया? पैसा आया। कैसे आया? इसका मतलब मैं मनी लॉन्ड्रर भी कहलाया। मेरे ऊपर आईपीसी के जो सेक्शन किडनैपिंग के लगे वो तो अलग, साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अकॉर्डिंग मैं क्या हूं? मनी लॉन्ड्रर हूं। कहा ठीक है। अब सुनिए, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आए। मेरे पास जब 1 करोड़ रुपए आए तो मैंने जो है पर्पल को बोला, ये जो है वो ब्रोकर है। किस चीज के ब्रोकर हैं? प्रॉपर्टी के। मैंने इनको बोला कि मेरे लिए कोई एक मकान जो है वो ढूंढ दीजिए, खरीदना है। अब तो 1 करोड़ आ गए। तो इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने जो है वो ब्लैक को कहा कि आपके जो मकान है वो मकान बेचना है। इन्होंने उनको बोला था कि हाँ बेचना है। मालदार असामी, इनके 3 मकान, कमला नगर, कनाट प्लेस, लाजपत नगर। इन्होंने कहा कमला नगर वाला बेचते हैं, क्योंकि मैंने बोला मुझे उसी एरिया में मकान चाहिए। तो कमला नगर एरिया का मकान जो है अब जो है वो इनका बिक रहा है। मैंने इनको जो है वो 1 करोड़ रुपए दिए। अब इन्होंने अपने मकान मेरे हवाले किए। ध्यान से सुनिए। लेकिन इस बार ब्लैक को यह नहीं पता है कि ये पैसा जो है मैंने कैसे कमाए हैं, इनको नहीं पता है। लेकिन ये जो ब्रोकर हैं इनका मकान नहीं है, ना ही इन्होंने पैसे दिए। ये है क्या? कमीशन एजेंट। मैं भी इनको कमीशन दूंगा, ये भी देंगे, लीगल वर्क कर रहे हैं ये। लेकिन इनको ये पता है कि सर के पढ़ाने वाले काम जो है ये तो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, खाने वाले तो कुछ और है। असली काम तो इनका जो है वो किडनैपिंग, ये सब बैंक रॉबरी, ये सब का है। वो तो इसीलिए पढ़ाते रहते हैं ताकि किसी को इन पे शक ना हो। ये ऐसा ही कह रहा हूं, सही में मत बोल दीजिएगा बाहर, कि ताकि किसी को जो है वो इन पे शक ना हो। इसीलिए ये क्या करते रहते हैं? पढ़ाने का काम करते हैं। वैसे जो है ये प्लानिंग करते रहते, खुद यहां रहते और उसी दौरान बैंक रॉबरी करा डालते हैं ताकि इन पे किसी को शक नहीं होगा। टेलीकास्ट हो रहा होगा, कहीं पकड़े भी जाएंगे तो ये तो लाइव टेलीकास्ट में थे, इतने सेंटर पे क्लास जा रही थी, ये था वो था, तो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। इनको ये बात बिल्कुल पता है कि सर का असली काम क्या है? किडनैपिंग और ये सब का। अब अगर इनको ये पता है, मैं तो ऑलरेडी मनी लॉन्डर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोसीड ऑफ क्राइम से क्या कमाए? ये भी मनी लॉन्डर कहलाएंगे। क्या इन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी किया है? नहीं, बल्कि ये सेकेंड पॉइंट के कारण जो है वो कहलाएंगे मनी लॉन्डर। मैं फर्स्ट पॉइंट के कारण, ये सेकेंड पॉइंट के कारण, नोइंगली एंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू व्हाट? डायरेक्टली या? तो ये मुझसे डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। इसीलिए क्योंकि मकान इनका नहीं है, ये बस क्या है? कमीशन एजेंट है, इसीलिए क्या? इनडायरेक्टली। अब देखिए, इनको नहीं है पता कि सही में जो है मैं इस तरह की एक्टिविटी को करता हूं, प्रोसीड ऑफ क्राइम से कमाता हूं। इनको बस पता है सर का जो है वो पढ़ाने का काम है, तो इतने जगह पढ़ाते हैं तो क्यों नहीं पैसे होंगे। तो इन्हें लगा इसी से इनके पास पैसे हैं। ठीक है, लेकिन ब्लैक को यह सच्चाई पता है, क्योंकि इन्होंने एक आध बार मान लीजिए कन्वर्सेशन सुन लिया,
जिसमें मैं कह रहा हूं कि हाँ ठीक है, जब मैनेजर बाहर निकलेगा तब जो है वो कैशियर को जो है वो पिस्टल दिखलाना और वहां से सब लूट लेना। अब इन्होंने ये सुन लिया, एक बार नहीं दूसरी बार भी सुन रहे कि आज किस बैंक में गए हो, यूनियन बैंक। नहीं, यूनियन बैंक पहुंच जाओ, सेंट्रल बैंक जाओ, वहां पे भी पैसा है, वहां पे ज्यादा कैश है, वो लेके आओ। अब इन्होंने ये सुन रखा, इन्हें ये सब पता है, मकान इनका है। इस बार फिर ब्रोकर जो है, कमीशन एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर हमारे पर्पल हैं, मकान इनका है। इस बार मुझे बताइए, मैं तो मनी लॉन्डर किस पॉइंट के कारण? फर्स्ट पॉइंट के कारण। इस बार हमारे जो है वो ब्रोकर को नहीं है पता, प्रॉपर्टी डीलर को नहीं है पता, पर्पल को नहीं है पता कि मेरे पास पैसे कहां से आए। ये समझ रहे कि पढ़ा करके आ रहे। तो मुझे बताइए, ये मनी लॉन्डर कहलाएंगे? नहीं। लेकिन इस बार जिनका मकान है, हमारे ब्लैक को पता है कि मैं कैसे पैसा कमाता हूं। अब ये मनी लॉन्डर कहलाएंगे किस पॉइंट के कारण? सेकेंड पॉइंट में डायरेक्टली के कारण या इनडायरेक्टली के कारण? ये कहलाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि ट्रांजैक्शन में ये जो पार्टिसिपेट करें डायरेक्टली, क्योंकि मकान इनका है। और अगर मान लीजिए उनको भी पता है, इनको भी पता है, तो मैं पहले पॉइंट के कारण, ये दोनों किस पॉइंट के कारण? ब्लैक का मकान है तो डायरेक्टली, पर्पल जो है वो प्रॉपर्टी डीलर है तो इनडायरेक्टली। आप कहिएगा सर इतना ब्रॉड क्यों कर रहे हैं डेफिनेशन? इसीलिए कर रहे हैं ताकि पहले सारे लोग इस दायरे में तो आओ, तभी ना कानून उन पे लगेगा। आप मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में ही नहीं आएंगे, आप बोलेंगे मैं क्यों मनी लॉन्ड्रिंग दायरे में? हाँ मुझे पता था, लेकिन ये लिखा हुआ कहां है? इसीलिए लिखा गया कि डायरेक्टली इनका मकान है तो भी, और कोई और भी इन्वॉल्व है तो भी, ताकि इस चीज को डीमोटिवेट किया जा सके और लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि मेरे ऊपर जितना कानून लगना है उतना ही इन दोनों के ऊपर भी लगना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को पता रहेगा कि इनके पास ब्लैक मनी है, तो वो ना कोई प्रॉपर्टी डीलर मकान दिलाएगा और ना कोई अपना मकान उनको क्या करना चाहेगा? बेचना चाहेगा। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करना क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ये कोशिश की गई। तीसरा सिचुएशन जो है वो सुनिए। मेरे पास 1 करोड़ आया, पिंक के घर के लोगों ने दिया मुझे, और मैंने बोला था कि पिंक बैग में ही देना, तो पिंक बैग में दिया। अब मेरे पास वो पिंक बैग, वो जो है वो पिंक बैग लेकर के मैं गया, और वो पिंक बैग लेकर के मान लीजिए कि मैं गया और ईद मुबारक को बोला कि ये आप अपने पास रख लीजिए, मेरा अभी कहीं बाहर शिफ्ट करना है, और ये पैसे आप अपने पास रखे रहिए। ये पैसे जो है आप मुझे जब मैं आऊंगा तो दीजिएगा, तब तक मैं मकान वगैरह ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं दूसरे शहर शिफ्ट कर रहा हूं, अभी इतने सामान लेके नहीं जा सकता। और मैंने बोला कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इनको ठीक से रखिएगा, खोल खाल मत कीजिएगा, कहीं फटफुट ना कुछ जाए। ये बिल्कुल गुरु भक्त आरुनी निकले। सुना है गुरु भक्त आरुनी की कहानी? हिंदी में कहानी थी, जिसमें पहले जो है वो शिष्य लोग जो है वो गुरुकुल में रहते थे, और वहां पे जो है वो गुरु के आश्रम में रहते थे। वहां पे जो है वो खेती भी करते थे, सब काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। तो बड़ी तेज बारिश हो रही थी रात में, तो गुरुजी ने आरुनी को कहा, नाम था उस शिष्य का आरुनी, कि आरुनी जाओ और खेतों के मेढ़ ठीक कर देना। मेढ़ यानी कि खेतों में पानी रुकने के लिए जो ऊंचा करते हैं ना, उसको मेढ़ कहते। वो टूटा होगा ताकि पानी जमा रहे, ताकि सुबह में धान की खेती कर सके। धान की खेती के लिए पानी जमा होना चाहिए, दलदल होना चाहिए। गया वो, सबको ऐसे ही गुरु काम देते थे, तो वो गया। जब वो गए वहां तो बार बार जो है वो मिट्टी रख रहे हैं, बहुत तेज बहाव था, बारिश तेज थी तो बह जा रहा है। फिर मिट्टी रख रहे हैं तो बह जा रहा। बेचारा अकेला था, अगर ज्यादा लोग रहते तब ना, एक साथ ज्यादा मिट्टी रख दीजिएगा तो रुक जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रखिएगा तो क्या होगा? बह जाएगा। वो जो है अब करे तो क्या करे, गुरुजी ने तो कहा था कि पानी रोक करके रखना है सुबह तक। वो जो है वो खुद लेट गया पीठ के बल, ताकि ज्यादा दूर कवर हो सके, और जो है वो वैसे ही रहा। सुबह में जो है जब गुरु को याद आई कि अरे आरुनी कहाँ है, तो उसे ध्यान आया मैंने तो ये बोला था करने के लिए। अब सारे जो है वो शिष्य और गुरुजी गए वहां, तो वो जो है लगभग बेहोशी, क्योंकि रात भर वैसे रहा पानी में। फिर वहां पे सारे लोगों ने मिट्टी इधर से रख दिया, फिर वो उठ गया। तो लेकिन गुरु की बात मानी उसने, और उसने जो है वो कहीं भी कुछ भी हो जाए उसने पानी को रोक के रखा। गलती से इनके भीतर भी आत्मा आ गई गुरु भक्त आरुनी की, और इन्होंने जो है उस बैग को नहीं खोला, बैग को अपने पास रखे हुए थे। इस बार क्या इन्होंने उस पैसे को छुपाने में मेरी मदद की? हाँ या ना? क्यों भाई, पैसा तो इन्हीं के पास छुपाया हूं। हाँ,
ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हैं? मैंने इनके पास बैग रख दिया, पुलिस अब मेरे से बैग रिकवर नहीं कर पाएगी, तो इन्होंने छुपाने में तो मदद की, जानबूझ के की नहीं। तो कहा गया जानबूझ करके करने पे ये है, जबकि इन्होंने तो जो है वो देखा नहीं। हम लोग के साथ उल्टा होता था, जब हम लोग बाहर रहते थे और कोई जो है वो किसी के पेरेंट्स बोलते थे कि ये जो है ना हमारे बच्चे को दे देना, और अगर वो स्टेपल वगैरह कर देते थे तो मत पूछे, तब तो इच्छा होता था कब जल्दी से कोना मिले और इसे पढ़ें। अगर ऐसे ही दे देते थे तो नहीं पढ़ते थे। ऐसे ही पढ़ने में कौन सा मन लगता था जो चिट्ठी पढ़े, और उसमें भी कौन सा डैश डैश लेटर है, मम्मा ने बच्चे को दिया हुआ, कौन सा चिट्ठी इसमें पढ़ने वाली बात होगी। लेकिन अगर वो स्टेपल वगैरह करके दे रहे हैं तो क्या होता था, देखें क्या लिखा हुआ है, तब ये पढ़ने का। अब जो मैंने इनको बोला इन्होंने बिल्कुल नहीं खोला, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रर हुए? नहीं। लेकिन इनके भीतर भी जो है फिर मेरी आत्मा आ गई, इस पर गुरुभक्त आरुणि की नहीं, गुरु की ही आत्मा आ गई। और मैंने इनको बोला कि खोल खाल मत कीजिएगा, तो इनको क्यूरियोसिटी कि सर ने खोलने से क्यों मना किया बैग को। देखो तो इन्होंने खोला, सर तो बोलते हैं गरीब आदमी, फिर ये गरीबी में इतना पैसा कहां से आया? तो ये मुझे कहते सर ये पैसा आपके पास कहां से आया? मैं नहीं रखती इसे, पहले बताओ कहां से आया। मैंने बताया तो ये कहते ठीक है सर रख लेंगे। कितना परसेंट? 10%। अब अगर 10% मतलब 10 लाख इनको भी देंगे, लेकिन ये मेरे लिए ना मकान ढूंढ रहे, ना दुकान ढूंढ रहे, ना मैं इनसे कुछ खरीद रहा हूं। बस ये कर क्या रहे हैं? पैसे छुपाने में। कौन से पैसे? यही प्रोसीड ऑफ क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है उसको छुपाने में मेरी क्या कर रहे हैं? तो ये भी क्या कहलाएंगे? मनी लॉन्ड्रर कहलाएंगे। अब देखिए इसीलिए इतना डेफिनेशन वाइड रखा गया, ताकि कोई किसी के अकाउंट में रख करके ऐसे करके बचे तो सामने वाले पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि मैंने क्या किया, मेरे अकाउंट में उसने पैसे रख दिए। अच्छा, तो अगर आपके अकाउंट में रख दिए तो आपने छुपाने में उसकी क्या की, तो आप भी क्या कहलाएं? अगर नियम ही नहीं रहेगा तो बोलेगा तू रख ना, मैं कल को पकड़ा भी जाऊंगा तो मैं बोलूंगा मेरी क्या गलती है। अब इसमें उन्होंने साफ साफ बोला गलती है या नहीं है। अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को क्या करे, छुपाने में मदद करे, तो भी वो क्या कहलाएगा? मनी लॉन्ड्रर। तो मैं इसीलिए, क्योंकि मैंने क्या किया, प्रोसीड ऑफ क्राइम से कमाया, इसीलिए मैं मनी लॉन्ड्रर। ये दोनों क्यों मनी लॉन्ड्रर? क्योंकि प्रोसीड ऑफ क्राइम से जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्या थे, इन्वॉल्व थे। ये क्यों मनी लॉन्ड्रर? क्योंकि उस प्रोसीड ऑफ क्राइम के पैसे को छुपाने में इन्होंने क्या की, मदद की। अब कह रहे हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम का क्या मतलब है? आसान शब्दों में प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब है क्रिमिनल एक्टिविटी करके जो आपने पैसे कमाए वो क्या कहलाया, प्रोसीड ऑफ क्राइम। लेकिन इस एक्ट ने क्या डिफाइन किया है, एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड या ऑब्टेन डायरेक्टली या बाय एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट, क्रिमिनल एक्टिविटी। और क्रिमिनल एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड कर रहे हैं, शेड्यूल ऑफेंस। शेड्यूल ऑफेंस कुछ नहीं है, ऑफेंस का लिस्ट दिया हुआ है, गुनाहों का लिस्ट दिया हुआ है। एक में बोला पार्ट ए, एक में बोला पार्ट बी, ये भी कुछ नहीं है। एक तरफ एक लिस्ट, एक तरफ दूसरे लिस्ट। और कहा अगर आपने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर शुरू किया, पेनल्टी अलग अलग इसलिए दो लिस्ट बनाया, तो भी ये क्या माना जाएगा कि आप कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी, जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह आ जाते हैं, देशद्रोह जैसा काम करना, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट इस तरह की चीज को करना, पैसे लेकर के जो टेररिस्ट करते हैं। कहा गया कि उनके ऊपर क्या बस यही लगेगा, आईपीसी वगैरह नहीं लगेगा, करे दुनिया भर के कानून लगेंगे, टाडा लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, लेकिन साथ ही साथ कौन सा एक और एक्ट लगेगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ऑफेंस रिलेटेड टू नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब होता है जितनी भी तरह की नशीली दवाई है वो किस में आती है, नारकोटिक्स में। चाहे वो चरस, गांजा, हीरोइन, जितने भी तरह के जो है जो भी चीज आता है वो सब किस में आता है, नारकोटिक्स। कहा देखिए ये कितना सीवियर चीज है। सबसे ज्यादा ड्रग्स ट्रैफिकिंग से ही जो है वो पैसा आता है। नहीं करते हैं, एक छोटा सा पुड़िया लेके गया और इतना पैसा दे है वो दे दिया। कह रहे हैं कि अगर इससे भी रिलेटेड चीजों को करके क्या कमाया, पैसे कमाया, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम। और अगर ये कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, मनी लॉन्ड्रर। अगर उस पैसे से कोई ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं तो भी क्या कहलाएंगे, और जो भी आपके इस पैसे को छुपाने में मदद करे वो भी क्या कहलाएगा, मनी लॉन्ड्रर। तो देखिए प्रोसीड ऑफ क्राइम में से पहला चीज हुआ क्रिमिनल एक्टिविटी का। प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब हुआ कि क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसे कमाने को क्या कहते हैं, प्रोसीड ऑफ
क्राइम। तो बोला कौन कौन सा क्रिमिनल एक्टिविटी, तो कहा लिस्ट बना हुआ है जिसमें से सबसे खतरनाक है आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया। इसका मतलब गवर्नमेंट से ही बगावत कर रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने बोला, चाहे अल्फा हो उल्फा हो, चाहे वो आपके जो है वो किसी तरह का टेररिस्ट एक्टिविटी हो, दे आर स्टार्टेड द बैटल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो माना जाता है देश के साथ ही आप जो है वो बैटल कर रहे हैं। और यह किससे रिलेटेड, नशीले दवाओं से रिलेटेड। कहा इसके अलावा और भी कोई चीज आता है क्रिमिनल एक्टिविटी में, कहा हाँ आता है ना, हमने शेड्यूल ऑफेंस तो बनाया हुआ है, और भी लिस्ट है। कहा उस लिस्ट में क्या है, मर्डर, किडनैपिंग फॉर, याद रखिए यहां पे किडनैपिंग फॉर क्या लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि मैंने किडनैप किया दुबले पतले पिंक को, लेकिन इनके घर वालों से फिरौती नहीं मांग रहा हूं, किडनैप लेकिन किया है, बस बैठा करके लगातार जो है वो पढ़ाए जा रहा हूं, ईबीसीएल, सिक्योरिटी लॉ, जीआईजीएल, सेटिंग अप, पढ़ाए जा रहा हूं, और ये बाप बाप कर रहे हैं कि अब मैं मर जाऊंगी, इससे अच्छा जो है वो कोई जो है वो दवा दे दो, जहर दे दो, मार दो, लेकिन अब तो छोड़ दो। मैं बोल रहा हूं नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैंने लेकिन किडनैप करके इनको ले गया हूं, मैं इनकी मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं आए, अगर मैंने इनको किडनैप किया और पढ़ाए जा रहा हूं, तो ये ऑफेंस है या नहीं? इंडियन पिनल कोड के तहत ये ऑफेंस है किसी को किडनैप करना। लेकिन किडनैप कर रहा हूं, घर वालों से पैसा नहीं मांग रहा हूं, इंडियन पिनल कोड के तहत किडनैपिंग का चार्ज लगेगा। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अकॉर्डिंग भी क्या मैं मनी लॉन्डर कहलाऊंगा? नहीं। लेकिन अगर मैंने घर वालों से फिरौती के लिए 1 करोड़ मांगा, अब इंडियन पिनल कोड की धाराएं नहीं लगेंगे मेरे ऊपर? कहा वो तो लगेंगे ही लगेंगे, ये स्वीट डिश के रूप में मिलेगा। साथ ही साथ एक और जो है वो मेरे ऊपर सेक्शन लगेगा, एक और चीज, और वो क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्म्स। अगर आर्म्स से रिलेटेड कोई ऑफेंस है, जिसको आर्म्स एक्ट कहते हैं, तस्करी होती है, वो क्या कहते हैं आपके जो है वो आर्म्सों की, और खास करके बॉर्डर पे बहुत ज्यादा होता है। और बॉर्डर पे राजस्थान वगैरह का बॉर्डर, अगर आपने देखा हो, सरफरोश मूवी देखा है, मिर्ची सेठ उसमें है, वो जो है वो बॉर्डर से ऊंट के जरिए, कैमल के जरिए जो है वो मिर्च के बोरे में जो है वो गन वगैरह डाल करके क्या करते थे? तस्करी। वो तो मूवी में दिखलाया है, रियल में उससे ज्यादा होता है। और आप कितने बार देखते होंगे कि तस्करी करते बहुत सारे आर्म्स जो है वो मिलते भी हैं गवर्नमेंट को। कहा गया कि अगर उस बिजनेस से आपने क्या कमाया, आपको क्या लगता है आर्म्स की तस्करी वगैरह जो करते होंगे समाज सेवा के लिए करते होंगे या पैसे मिलते होंगे उनको? कभी कभी तो आप सुनते हैं पुलिस के भी नाम बीच में आ जाते हैं कि उन्होंने भी मदद की। कभी कभी कुछ डिफेंस पर्सनल के भी नाम आ गए हैं कि उन्होंने भी क्या की? मदद की। जो भी हो, कह रहे हैं कि ऑफेंस रिलेटेड टू क्या है? आर्म्स। किस कैटेगरी में आया? शेड्यूल ऑफेंस के कैटेगरी में। वाइल्ड लाइफ, ये क्या है? जानवरों की तस्करी। जो वीरप्पन करते थे, बड़े मूछों वाले एक थे, यूएसए ने उड़ा ही दिया। देखते हैं उनसे जो पंगा लेता है उनको वो नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो ओसामा हो चाहे कोई भी हो, जब किसी भी तरह का कोई भी और चीज। तो वीरप्पन जो है वो मूछों वाले, याद है, वो बहुत ज्यादा तस्करी और ये सब करते थे। किन चीजों का? लकड़ी का और जानवरों का, हाथी के दांत का, तो किसी के स्किन का। कह रहे हैं कि इससे भी जो आपने पैसे कमाए वो क्या कहलाएगा? प्रोसीड ऑफ, माना जाएगा कौन सा एक्टिविटी है? क्रिमिनल एक्टिविटी। कोई भी और ऑफेंस जिसमें अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो कितना है? 1 करोड़ या उससे ज्यादा। पता है आपको क्यों ये रखा गया? ये इसीलिए किया गया क्योंकि ये जो हमारे बाकी के जो है ईमानदार लोग जो एक साथ मिलकर के घोटाला करते हैं, कहा गया कि इनके ऊपर बाकी जो सेक्शन लगेंगे, साथ साथ इनके ऊपर क्या लगा दो? मनी लॉन्ड्रिंग का, ताकि जितने ज्यादा जो है वो चीज में वो कवर होंगे, उस चीज को करने के चांसेस कम हो जाएंगे। अरे भाई ये किया तो इस एक्ट में भी जाएंगे, ये किया ये तो छोड़ भी देगा, वो एक्ट नहीं छोड़ेगा, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑथोरिटी नहीं छोड़ेगा। तो ये दोनों ही तरह के ऑफेंस क्या कहलाए आपके? शेड्यूल ऑफेंस। और इसी ऑफेंस को हम क्या कहते हैं? क्रिमिनल एक्टिविटी। और अगर आपने क्रिमिनल एक्टिविटी से कुछ कमाए तो वो क्या कहलाता है? प्रोसीड ऑफ क्राइम। और अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम से आपके पास पैसे आए या आपने कुछ एक्वायर किया तो कहलाया कि आप क्या कर रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। उस पैसे से आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उस ट्रांजैक्शन में यानी कि कुछ और खरीद रहे हैं और उसमें कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, तो वो भी कहलाएगा मनी लॉन्ड्रर। अगर कोई नोइंगली उस पैसे को छुपाने में कर रहा है आपकी मदद, तो वो भी क्या कहलाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगा। क्लियर है ये?
ये अब मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन। अगर एग्जाम में पूछा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग लिखिए, और साथ में अगर 5 मार्क्स का है तो प्रोसीड ऑफ क्राइम को भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। सिर्फ अगर पूछे प्रोसीड ऑफ क्राइम तो मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसको डिफाइन करेंगे। लेकिन उल्टा अगर पूछता है मनी लॉन्ड्रिंग तो आप कहां तक जाइए, प्रोसीड ऑफ क्राइम तक जाइए। अब कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का क्या क्या इफेक्ट है। एक बार जरा देखिए तो मनी लॉन्ड्रिंग का इफेक्ट, ये आसान शब्दों में है, बाकी आपके नोट्स पे जब आऊंगा तो 3 अलग अलग तरह के आपको इफेक्ट बताऊंगा, इकोनॉमी पे अलग बतलाऊंगा, बाकी चीजों पे अलग बताऊंगा, लेकिन यहां पे उन सारे तीनों चीजों को मैं बतला दूंगा। ये मैंने उठा करके एक साथ किया है। एक बार पढ़ के देखिए, ये इफेक्ट समझ में आ रहा है, अच्छा है बुरा है क्या है, देखिए पहले फिर बात करते हैं। पढ़ लिया। अब देखिए इसमें जो जो मेंशन है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके नोट्स में मैंने 3 अलग अलग सेक्शन बना करके ये दिए। रीजन ये है कि 3 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन वो फ्रेम कर लेते हैं, तो थोड़ा आप कंफर्ट जोन में आपको पता चले कि क्वेश्चन कितने तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, इसलिए मैंने 3 दिया है। उन सारे चीजों को मिक्स करके यहां डिस्कस आपका हो जाएगा, लेकिन टॉपिक इसलिए बनाया है कि भाई इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, सोसाइटी पे क्या पड़ा, कि अगर पूछे तो आप अलग से पॉइंट से लिख सकें। कह रहे इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन एंड इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन सफर बिकॉज ऑफ दिस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल प्रोसीड से चीजों को करेंगे तो हमारा इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होगा या इनस्टेबल होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन सफर बिकॉज ऑफ दिस। रीजन ये है कि आप पैसे हैं लेकिन उस पर ना टैक्स जा रहा है ना कुछ। टैक्स तो तब जाएगा ना जब उस पैसे को आप क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। आप तो उसको कहीं डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, जैसे ही डिक्लेयर करेंगे वैसे ही उस पर क्या लगेगा। तो कह रहे हैं कि जब तक वो टैक्स नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा। और आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें चोरी छुपे आप चीजों को कर रहे हैं। जब चोरी छुपे कर रहे हैं तो उसमें तो 10 ऐसे जगह होंगे जहां पे हमें जो है वो बिजनेस में फायदा होना चाहिए था, लेकिन वो फायदा नहीं हो रहा है। आपको बहुत फायदा हो रहा है लेकिन अलग अलग, कहीं जीएसटी लगना था, कहीं एक्साइज लगना था, कहीं कुछ लगना था, किसी चीज को आप लगने ही नहीं दे रहे हैं। इंक्रीज करप्शन एंड क्राइम। करप्शन और क्राइम कैसे इंक्रीज होगा, जरा सोचिए। आपके पास पैसे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ढेर पैसा प्रोसीड ऑफ क्राइम से। हम लोग को पापा पैसे जब देते थे तो एक एक पैसे का हिसाब लेते थे। चाह के भी हम लोग जो है कुछ और अगर जो है वो करना चाहे, खाना चाहे, ये करना चाहे तो नहीं कर सकते थे। मतलब खाने पीने, मतलब सही चीज खाने पीने वाला, उटपटांग अगर कुछ जो है वो पीने वाला, पानी पी सकते थे। तो कहा पहले उसके लिए क्या होना चाहिए, पैसे। अगर कोई जो है वो चिमनी फैक्ट्री बनता है, मुफ्त में मिलता है ये, 5-10 जो भी लगते हो। कहा गया कि अगर कोई गंगाजल का सेवन करेगा, कहा गया कि जब भी आपको आपके जरूरत से ज्यादा पैसे दिए जाएंगे तभी आप इन चीजों की तरफ जाइएगा। और ये पैसे आपको तभी पेरेंट्स दे पाएंगे जब उनके पास अनअकाउंटेबल मनी है। उनके पास जो पैसा है वो पैसा बैंक में है ही नहीं, बोरे में भर भर करके गधे के नीचे रखे हुए, सरना ही है तो ले जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। कह रहे हैं कि इससे आपका जो है वो करप्शन इंक्रीज होता है, क्राइम बढ़ता है। क्यों करप्शन और क्राइम बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि आप देखिएगा कि जब आपके पास पैसे रहते हैं तो आप थोड़े से अनइथिकल भी हो जाते हैं। दूसरे पॉइंट में ये डिस्कस है, अनइथिकल भी हो जाते हैं। मतलब ये, आप किसी रिक्शे वाले पे बैठे, रिक्शे वाले ने बोला कि अभी हम नहीं जा सकते, अभी खाना खाने का समय है।
आप बोलते मैं बैठ गया रिक्शा पे, तो बोल रहा खाने खाने का समय, बता रिक्शा का किराया कितना लेगा, लेता कितना है, 20 रुपए, 50 दूंगा, लेकिन चलो मैं बैठ गया तो मैं नहीं उतरूंगा। वो बोल रहा है मालिक खाना खाना है, सुबह से भूखे बिना खाए रिक्शा कैसे खींचेगा, बात तो सही है, भूख लगी हुई है। भूख लगे पे कभी कभी जब मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ ना, मेरा पेट आवाज कर रहा था, गो 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 गो। कभी कभी आपने देखा है ऐसा, कभी नौबत आने दिया है? अच्छा, तो मैं जब पढ़ता था तो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता था कि खाए हुए नहीं है और बैठे हुए हैं, मौका भी नहीं मिल रहा है कि क्या करे, खाना खाने जाए, पेट ऐसा लग रहा, हालांकि आवाजें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है, लेकिन अजीब सा लगेगा कि पेट जो है वो भूखा है, बता रहा है। कह रहे हैं कि जब भूखे पेट में पढ़ाने जैसे काम में दिक्कत है, तो जरा सोचिए वो फिजिकल एक्टिविटी जहां पे रिक्शे को जो है वो दम लगा लगा करके क्या करना है, खींचना है। वो कह रहे हैं नहीं चला सकता, आप उसको कह रहे हैं चल 50 दूंगा। अब वो फिर भी अगर नहीं जाता है तो आप जो बदतमीजी में लेते 50, मुंह पे मारते, कहते ले ऐस कर, जा खा ले। अब कह रहे हैं कि ये कब आया, जब आपके पास क्या है, पैसे अनअकाउंटेबल है। आप जाते हैं अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाले, यूनिवर्सिटी में जो है वो किसी तरह का जो है मार्कशीट वगैरह निकालने के लिए, जल्दी में आप काम कराना चाहते हैं, भीड़ ज्यादा है, फिर उनको इधर बुलाते हैं, 50 या 100 पकड़ाते हैं, वो फटाक से पीछे से जाता है, सबका छोड़ करके आपका साइन करवा करके निकाल करके ला करके दे देता है। मुझे एक चीज बताइए, ये देख करके आपने करप्शन को बढ़ावा दिया या नहीं दिया? कह रहे हैं कि हर जगह तो ऐसे ही चल रहा है, जा रहे हैं पानी का कनेक्शन लेने के लिए, अरे भाई पानी का कनेक्शन लेने के लिए जा रहे तो दिल्ली जल बोर्ड आपको पानी का कनेक्शन क्या नहीं देगा? बिजली के कनेक्शन के लिए जा रहे तो मजाल है एनडीपीएल नहीं देगा, देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, अभी के अभी तुरंत के तुरंत मिले, और आप कोई बाकी पेन नहीं लेना चाहते। अगर वो नहीं दे रहा है, रीजनेबल टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है, कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं उससे ज्यादा कन्वीनियंट है। 100 दिया, 200 दिया, और सामने वाले ने क्या कर दिया, काम कर दिया। तो मुझे एक चीज बताइए, इससे करप्शन का मतलब और क्या होता है? यही तो है आपका करप्शन। कह रहे कि करप्शन और क्राइम को बढ़ावा मिलता है या नहीं मिलता है? क्रिमिनल्स एक्वायर कंट्रोल ओवर मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय इन्वेस्टमेंट। हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं? अरे भाई बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसा होता है, तभी तो वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ताकि किसी को क्या कर सके, कर्ज दे सके। मनी लॉन्ड्रिंग से आपने जो है वो जबरदस्त जो है वो पैसा कमाया, और खुद से जो है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गए, और लोगों को कह रहे हैं आओ आओ मुझसे क्या लेकर के जाओ, कर्ज लेकर के जाओ। तो जरा देखिए, क्या क्रिमिनल ने कंट्रोल नहीं कर लिया? किस चीज पे? मार्केट पे, और किस पे? क्या करके? इन्वेस्टमेंट करके। It distort capital trade flow and reduce the revenue in term of taxes. Clear word है? Weaken social and ethical standard prevailing in the society. जो मैंने आपको रिक्शा वाली कहानी बताई कि कहीं ना कहीं इथिकल सिस्टम को वीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारा जो ये सोशल स्ट्रक्चर और जो है हमारा एक तरीका बना हुआ है, जिसमें मैं ये नहीं कहता अनलॉफुल है, अनलॉफुल और ये वीक करना ये दो अलग अलग बात है। आपको मोहल्ले के कोई दिखते हैं या किनको जिनको आप पहचान रहे होते हैं, तो एक तमीज कहता है कि नमस्ते करते हैं, मतलब नॉर्मली हम लोग भी करते हैं, अभी भी करते हैं हमारे मोहल्ले में, जो कोई मिले, जो अपने एज ग्रुप के हैं, जो बड़े हैं प्रणाम बोल दिया, जो अपने एज के हैं नमस्ते हो गया, और जो छोटे हैं वो नमस्ते बोला तो खुश रहो या नमस्ते बोल दिया। ये तो एक नॉर्मल तरीका है। क्या आपने सुना है कि आप बगल से जा रहे हैं और अपने आपके बड़े जो हैं आपके बगल से गुजरे, आपने नमस्ते नहीं बोला, फटाक से पुलिस आती है, अरेस्ट करती है और लेकर के चली जाती है? क्यों? अगर इलीगल रहता तो ऐसा होना चाहिए था। कह रही है इलीगल नहीं है, बल्कि ये क्या है, अनइथिकल है। और कह रहे कि अनइथिकल चीजों को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। क्या रहने पे? मनी लॉन्ड्रिंग कारण। क्योंकि नॉर्मली देखिएगा कि जिनके घर में अनअकाउंटेबल पैसा, या जिन्होंने जो है वो गलत गलत तरीके से पैसे कमाए, पैसे ज्यादा है, वो सारे बच्चे जो है, पता नहीं बच्चे में ये पहुंचता कैसे है खबर, उनको पता लगता है हमारे पास बहुत पैसे हैं, और वो उसके बाद जो है वो बिगड़ने शुरू होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आपने ज्यादा दिया है। पैसा ज्यादा है तो एक आध दो खरीद भी लेगा तो आपको पता कहां चलना है, एक बोतल खरीद, क्योंकि पैसे आपने दिए हुए ना। हम तो एक बोतल के आधा बोतल भी या सूंघेंगे भी तो उतने भी पैसे नहीं, क्योंकि जितने पैसे उसके हिसाब लिए जाते थे, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते थे तो बार बार बुक का नाम डबल करना पड़ता था, और ध्यान रखना पड़ता था पिछले बार कौन सा बुक बोला था, कहीं वही बुक ना बोल दूं। तो जो बुक बहुत, और बुक भी कितना लेंगे, एक लिमिट ही तो होता है, उतने बुक लेंगे तो फिर दिखने भी तो चाहिए। तो वही की वही बुक है, उसका एडिशन नया आया था, चेंज हो गया था तो दूसरा लिया। वाकई सर कहीं पापा देख लेते तो कैलकुलेटेड रिस्क तो लाइफ में लेना ही पड़ता है, देख लेते तो लगता जबरदस्त लगता। तो हमेशा मैं स्कैनर बोलता था,
पापा बोलते थे तो स्कैनर इतना क्यों लेते हो, क्योंकि आज तक मैं स्कैनर पढ़ा ही नहीं, मुझे स्कैनर से थोड़ी नफरत है, एलर्जी है, क्योंकि मैंने जो उसके आंसर देखे, एक दो आंसर अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसके आंसर बड़े गड़बड़ रहते हैं। क्योंकि वो आंसर आपको पता है कौन लिखते हैं, हम लोग को आता था, हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग को सुचित्रा और बाकी लोग कहते थे कि आइए और आंसर लिख दीजिए। आंसर में करना क्या है, बस स्टडी मैट है, आप उसको देखिए और उससे उतार दीजिए। मुझे एक बात बताइए, चेंजेस जब आते हैं तो मैं अभी सीएस भी नहीं बना, मैं देख करके उतार रहा हूं, और वहां पे देखिएगा जब देख के उतार रहे हैं तो जो लिखा है वही तो उतारेंगे। लेकिन यही चीज जब कोई जो है वो पढ़ा लिखा आदमी करेगा तो वो क्या देखेगा कि जो अभी मैंने आपको नहीं बोला 30 दिन कितने में बदल गए हैं, 15 डेज। तो अगर कोई लिख रहा होगा तभी भी वो क्या लिख रहा होगा, क्योंकि अभी भी वो 30 ही लिखा हुआ है वहां पे। अगर वहां पे वो 15 नहीं है तो वो नहीं देख रहा है, ना वो गूगल कर रहा है, ना वो जो है वो सेबी के साइट पे जा रहा है। तो यहां कह रहे हैं कि ये क्या करता है, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं वीकेंड कर देता है। इंक्रीज किस चीज में, ऑब्वियस सी बात है भाई, मनी लॉन्ड्रिंग का क्रिमिनल एक्टिविटी जब एक कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, तो इससे क्या होगा, क्रिमिनल एक्टिविटी हमारे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इफेक्ट देख लिया, इफेक्ट है या बैड इफेक्ट है, इफेक्ट इसलिए बोला क्योंकि इसके कोई गुड इफेक्ट है ही नहीं, और वो भी अगर है, एक अगर कहते हैं कि इकोनॉमी में क्या आता है, पैसा आता है, तो मैंने क्या बोला, किस रन में, शॉर्टर रन में, नॉट इन लॉन्गर रन। अब मनी लॉन्ड्रिंग के जरा प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है व्हाइट मनी को किसमें बदलना। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा, एक बार आप खुद पढ़ के देखिए तो ये 3 स्टेजेज हैं जिससे ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में पैसा बदल जाता है। देखते हैं ये आप कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं या नहीं, आसान सा चीज है, करके दिखाइए, कीजिए और बताइए, खुद से देखिए, अभी फिर मैं बात करता हूं। ध्यान से एक बार देखिएगा कि सारी बात समझ में आ रही है, क्योंकि इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज भी है, डायग्राम बना करके दिया है, कि क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। पढ़ लिया, आइए 3 स्टेजेस दिए हुए हैं, और इन 3 स्टेजेस के जरिए हम जो है वो ब्लैक मनी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाइट मनी में। पहला स्टेज इसमें दिया हुआ है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट का क्या मतलब है, पहला स्टेज है का प्लेसमेंट का मतलब है, अगर किसी के पास ब्लैक मनी, ब्लैक मनी तो हमें समझ में आ चुका है, ब्लैक मनी है तो वो कर क्या रहा है, अगर उसके पास करोड़ों रुपए हैं और वो एक बार में लगाएगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम होता है तो अथॉरिटी और सबके नजर में आ जाता है। यहां पे अभी कोई बड़ा मॉल बनने लगे, सबके ध्यान में रहेगा कि ये कौन मॉल बना रहा है, सिनेमा हॉल बनने लगे, सबको लगेगा। अगर कोई जो है वो होटल बड़ा सा खुल जाए, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल या बड़ा होटल खुल जाए, सबका ध्यान जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक जो है यहां पे छोले कुलचे वाला जो है वो अपना साइकिल लगा लेता है, तो आज सब में खाने की हो रहा, मुझे अब छोले कुलचे भी खाने का मन हो रहा है, तो छोले कुलचे वाला जो है एक जो है वो क्या लगा लेता है, यहां एक साइकिल पे अपना दुकान लगा लिया, सबका नजर जाएगा, अरे इतना अमीर आदमी कहां से आ गया, किसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, छोले कुलचे का जो है वो साइकिल लगा लिया, क्या ध्यान जाएगा, नहीं। बहुत सारे ऐसे ऐसे दुकान है, कह रहे वो करता क्या है कि अपने बड़े इन्वेस्टमेंट को छोटे छोटे में लगाता है, यानी कि करोड़ों रुपए को जो है वो लाखों और हजारों में जो है वो लगाता है, अलग अलग जगहों पे लगा दिया, साइकिल का एक दुकान खोल दिया,
एक जो है वो गैरेज खोल दिया, एक जो है वो छोटा सा ढाबा खोल दिया, छोटा सा, जिस पे लोगों का ध्यान ना जाए। ऑब्वियसली बात है, छोटा सा खाने पीने का, जैसे आप देखते रहते ब्रेड तो पराठे के साथ जो है वो सब्जी रायता ऐसे कर करके जो ठेला लगा हुआ रहता है, ऐसा ही कुछ खोल दिया। कह रहे कि इसके बाद एक जगह जो पैसा लगाया है उसको दूसरी जगह ले जाते हैं, उसको कहते हैं लेयरिंग। अगर मैंने मान लीजिए कि एक छोले कुलचे का साइकिल लगवाया, तो अब उसके बाद वहां से वो चीज हटा करके जो एक छोटा सा जो है वो छोले भटूरे का ठेला लगा दिया, फिर उसके बाद उस पैसे को जो है वो किसी साइकिल के रिपेयर वगैरह का दुकान कर दिया, उससे वहां पे कर दिया, उससे गैरेज वगैरह जैसा काम, मतलब ऐसे करके जो है मैं इतने दूर पैसे को ले जा रहा हूं कि अगर बाद में जो मैंने गैरेज खोला है, अगर ये पता भी किया जाए कि ये गैरेज का पैसा इसमें किसने लगाया है, तो गैरेज से पहले ये जो है कुछ और हुआ करता था, और वो मान लीजिए कि पता चला कि भाई गैरेज से पहले जो है ये छोले भटूरे का दुकान था, उससे पहले, तो इतने दूर कर दीजिए कि वहां तक पहुंच ही ना पाए कि इसका मेन सोर्स कौन है, और उतने में ही रह जाए। यही बेसिकली मेन काम है लेयरिंग का। तो लेयरिंग का मतलब क्या होता है? लेयरिंग का मतलब होता है कि जब आप उस इन्वेस्टमेंट पे लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर चढ़ाते जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ताकि सबसे नीचे वाले तक पहुंचते पहुंचते दम निकल जाए और सही तरीके से पता ही ना चले कि रियल में जो है वो पैसे किसके हैं। इसलिए मैंने बोला इसी से रिलेटेड बेनामी ट्रांजैक्शन है, जिसमें लोग जमीन जो है वो खुद पैसे लगाते हैं, खरीदते किसी और के नाम पे। तभी मैंने बोला कि थोड़ा सा इससे वो क्या है, रिलेटेड है। इंटीग्रेशन, आपको तो लेकिन बिजनेस करना है, आपने तो ये जो है वो हजारों और लाखों वाले काम किया, आपके पास तो यहां हजारों करोड़ पड़े हुए हैं और आप हजार और लाख में कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसको जब लेयर करते करते इतना दूर पहुंचा दिया कि अब कोई जो है वो मर भी जाए तो ना पहुंच पाए कि लगाने वाला मैं ही था, तब वैसे केस में उन जगहों से पैसे को रिकवर करके एक जगह जमा किया जाए, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। वहां रखा उसके पैसे को, आप में लगाया आपके पैसे को, वहां लगाया वैसे पैसे को, क्योंकि अब वो रूट होकर के क्या हो गया है, अब वो रूट होकर के यही लोग भूल गए कि पैसा किसने लगाया था। तो ये पता है कि ये पैसा किस बिजनेस से आया है, छोले कुलचे के बिजनेस से। ये पैसा किससे आया, छोले भटूरे के बिजनेस से। ये पैसा किस चीज से आया है, गोलगप्पे के बिजनेस से। ये पैसा किस चीज से आया है, ढाबा से। ये पैसा कहां से आया है, गैरेज के बिजनेस से। पॉसिबल? कह रहे हैं कि ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में उन सारे पैसे को एक जगह जमा किया जाता है और तब आप जो है वो अपने 1000 करोड़ रुपए को ऐसे ही घुमा घुमा करके क्या किए हैं, इंटीग्रेट कर लिए और बैंक अकाउंट में अब आ गया है। अब आप इसका इस्तेमाल जो है वो किसी भी तरह के लीगल वर्क के लिए कीजिए, रियल एस्टेट। और यही वजह है कि ब्लैक मनी सबसे ज्यादा आपको जो है वो इन्हीं जगहों पे दिखेगा। किस बिजनेस में, रियल एस्टेट के बिजनेस में। वेंचर कैपिटल याद है, वेंचर कैपिटल वो लोग होते हैं जो रिस्की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, अभी भी सुनते होंगे शाहरुख खान के मूवी में दाऊद का पैसा लगा होता है। मुझे नहीं पता, मैं कोई इस तरह का मीडिया ये नहीं जानता, लेकिन सुनते रहते हैं। कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, बहुत सारा जो है वो पैसा लोग लगाते हैं, यानी कि ये वो पैसा है जो इसी तरह से क्या करके लाए हैं, आपने अर्न करके लाए हैं। शेयर्स मार्केट, क्योंकि यहां भी जो है वो काफी पैसा है। कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो है वो जगह है जहां पे आप कब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आपने प्लेसमेंट कर दिया, फिर क्या कर दिया, लेयरिंग, और लेयरिंग के बाद क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। फाइन पेनल्टी क्या लगेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, कहा बिल्कुल लगेगा। या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फाइन पेनल्टी नहीं होगा, कहा गया कि लगेगा। इन्होंने कहा है कि व्हेन प्रोसीड ऑफ क्राइम इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग इज रिलेटेड टू क्राइम अदर देन, क्या है, अदर देन स्पेसिफाइड अंडर पैराग्राफ 2 पार्ट ए ऑफ शेड्यूल, तो वैसे केस में जो है वो कितना फाइन है। यानी कि हमने 2 शेड्यूल पढ़ा था, आपको याद है। एक हमारा क्या था और एक हमारा पार्ट। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर आपने जो है पार्ट ए में जो दिया हुआ है उसको खास तौर पे किया है, तो वैसे केस में जो है कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो फाइन पेनल्टी होगा वो ये होगा। किसको कर रहे हैं आप, अदर देन द स्पेसिफाइड, जो पार्ट ए में है उसको छोड़ करके कर रहे हैं। पार्ट ए में क्या क्या है पता है, बताइए। वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा
इन दोनों में से किसी तरीके को कर करके आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी चीज को करके आप जो है वो पैसे अर्न कर रहे हैं। कहा गया कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो फाइन पेनल्टी होगा वो फाइन जो है वो दिया हुआ नहीं है। ये किस बेसिस पे तय होगा, केस टू केस बेसिस पे तय होगा। लेकिन इतना याद रखिए कि इंप्रीजमेंट कितने दिनों का। अब ये वजह है कि लोग मनी लॉन्ड्रिंग करने से बचते हैं। मिनिमम 3 साल का, यानी पकड़े गए तो क्या होगा, 3 साल का फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन। पोसंपा भाई, पोसंपा। आप लोगों ने पोसंपा की ये कहानी सुनी है? एक्चुअली ये इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि जब ये बात उस समय की, जब मैं क्लास 3 से 6 तक में था, तो उस समय हम लोग जो हैं वो, पापा झारखंड में पोस्टेड थे, उस समय वो बिहार का ही पार्ट था, थोड़ा नक्सलाइट इलाका था। और उस समय जो है गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर थोड़ा ज्यादा खतरा रहता था, क्योंकि नक्सली या ये लोग जो है गवर्नमेंट ऑफिसर को ही किडनैप वगैरह करते ताकि सरकार उनकी बात को माने। और उसमें जो गैजेटेड ऑफिसर वगैरह होते तो उनके बच्चे वगैरह कोई प्रोटेक्शन देना रहता ताकि स्कूल वगैरह से जो है वो ना उठा ले। तो उसमें हम लोग के खेलने के एरिया जो थे बड़े रेस्ट्रिक्टेड थे, हम दोनों ही भाई के। रेस्ट्रिक्टेड इसीलिए क्योंकि हम लोग को जाना ही नहीं था, उधर इधर ऐसे नहीं जा सकते थे। तो हम लोग को खेलने का परमिशन थाना के भीतर था। थाना के भीतर एक जो मैदान था वहां पे खेल सकते हैं, क्योंकि वहां पे पुलिस वाले रहेंगे तो उसमें अलाउ था। लेकिन एक ही तरह का गेम खेलने के लिए, उसने बड़े मैदान में खेलने के लिए प्लेयर की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि छोटा मैदान है तो 2-4 लोग भी क्रिकेट खेल लीजिएगा। बहुत बड़ा मैदान अगर रहता है तो बॉल इतना भागता है कि बस लाने में ही बंदा थक जाएगा। तो कम से कम आपको 5-6 लोग तो चाहिए, 10 लोग। तब तो उसने बड़े मैदान में प्लेयर कहां से लाए, क्योंकि जहां हम लोग रहते थे जिस कॉलोनी में, अब आप कहिएगा कि सर खुशनसीब थे, वहां पे बॉयज बहुत कम थे, सारे जो बच्चे थे वो गर्ल्स में थे। अब उनको हम लोग मोटिवेट करते थे कि वो क्या खेले, क्रिकेट खेले। तो वो मोटिवेट जल्दी होते नहीं थे, क्योंकि हम उन्हें मोटिवेट इसलिए करते थे ताकि वो हमारा फील्डिंग कर दे। बॉलिंग बैटिंग तो हम दोनों भाई संभाल ही लेंगे, हमें फील्डर तो चाहिए, क्योंकि जो है उतने दूर दूर बॉल जा रहे, मार भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नियम होता था कि ज्यादा जोर से मारोगे तो जाना खुद लाने के लिए। अब बाहर, और हम तो बोला ही नहीं, बस कुछ बोला ना जाए तो हम तो धूप में भी खेल लेंगे। हमें धूप नहीं लगता था, गर्मी वगैरह नहीं लगता था। गर्मी, धूप, बरसात सब लगता था। जब घर के भीतर जो है पढ़ने के लिए बैठ जाते थे तो हर चीज लगना शुरू होता था, नींद, सब कुछ। एक बार बोल दीजिए खेलने जाने के लिए, तुरंत नींद भाग जाता था। किताब हाथ में आते ही लिटरली ऐसे झुकने लगते थे कि लगता था गिर जाएंगे, सर वगैरह फट जाएगा, ऐसे करके नींद आती थी। अब उसी में हम उन लोगों को मोटिवेट करते थे कि चलो क्रिकेट खेलो, ये खेलो। तो वो लोग भी तेज निकले, वो लोग कहते थे पहले हमारा गेम खेलो। अब उस गेम में उनके साथ खेलना पड़ता था यही गेम, पोसंपा भाई पोसंपा, 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब ये जब उनके साथ आधे घंटे खेलते थे, दुखी मन से खेल रहे, नहीं मन लगता था इस गेम में, तब वो क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे। और क्रिकेट में भी हम क्या करवाते थे, मस्त फील्डिंग करवाते थे। बॉलिंग भी कभी कभी दे दिया, और बैटिंग करने के लिए तो देते थे तो तुरंत आउट हो जाते थे। इसीलिए क्योंकि जो आपका रियल मन से खेलने वाला खेल रहेगा तब ना। और क्रिकेट जो है वो प्रोफेशनली तो बहुत कम आ पाते हैं गर्ल्स, मतलब प्रोफेशनली खेलने वाले में। और लड़के देखिएगा तो गली का हर लड़का अपने आप को क्या समझता है, विराट कोहली ही समझता है। और उस समय थोड़ा और कम ये था, अभी तो थोड़े गर्ल्स वगैरह भी ज्यादा क्रिकेट वगैरह खेलने लगे। लेकिन ये बात भी उस समय की जब मैं क्लास 3 में, आप तो पता नहीं कहां होंगे, भगवान सोच भी रहे होंगे कि आप जमीन पे आएंगे, धरती पे, या नहीं आएंगे। तो उस समय यही पोसंपा जो है वो इतना याद हो गया कि जब भी ये वर्ड आता है ना, 100 रुपए की घड़ी चुराई, तो जब भी जेल की बात आती है तो इंप्रीजमेंट वर्ड नहीं, दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है, पोसंपा भाई पोसंपा। तो कह रहे मिनिमम कितने दिनों का, 3 साल का। ये इसीलिए मिनिमम का प्रोविजन किया कि बस जुर्म साबित हो जाए तो कम से कम कितने दिन के लिए गए, 3 साल के लिए। अभी देखते हैं, अभी जेल का प्रोविजन नहीं है, सिर्फ एक बार और जो है अमेंड कर दिया जाए ट्रैफिक एक्ट को, मोटर व्हीकल्स एक्ट को, और कह दिया जाए कि अगर आप रेड लाइट को जंप करते हैं तो मिनिमम जो है वो 5 दिन का जेल। आप यकीन मानिए, लाइट ग्रीन भी हो जाएगा तो भी जब तक ट्रैफिक वाला आकर के धक्का नहीं देगा, हो गया जाना, तब तक कोई जो है वो क्रॉस नहीं करेगा कि पता नहीं मुझे जो दिख रहा है वो रेड है या ग्रीन है। बगल वाले से पूछेगा, भाई देखियो जरा, ग्रीन ही तो है ना, कहीं मुझे दिक्कत तो नहीं, मुझे जो है वो रेड तो नहीं दिख रहा, मतलब सही में ग्रीन हो गया है ना।
ऐसा तभी होता है ना जब कभी कभी सही में पूछते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि वैशाली वाली मेट्रो है या नोएडा वाली, जब राजीव चौक से आ रहे होते हैं। और कभी कभी डिस्प्ले भी गड़बड़ हो जाता है। यमुना बैंक पर कहीं बदलना पड़े तो बहुत आफत है, क्योंकि वहां जरूरत से ज्यादा भीड़ रहती है। तो पूछते रहते दूसरे से भी कि ये वैशाली वाली ही ना, क्योंकि सुबह में क्लास वगैरह आना रहता है। तो ये डेयरी एक आधा हुआ है मेरे साथ कि कभी तेजी में आए दूर से ही तो चढ़ गए बिना देखे, तो वो नोएडा वाली, अब कहाँ उतरो। और उसमें भी कभी ध्यान नहीं रहा, कुछ पढ़ने वगैरह लगे और एक स्टेशन अगर क्रॉस कर गए फिर उतरो, फिर बड़ा दुख होता है। तो वैसे यहां कह रहे कि एक बार बस अगर गलती साबित तो कितने दिन का। लेकिन किस तरह के केस में, ये पार्ट ए वाला है या बी वाला ना, अदर देन ए लिखा हुआ है। यानी कि अगर इनमें से किसी चीज को किया, यानी इनमें से किसी एक्टिविटी को कर करके आपने क्या कमाए, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन में आए, मर्डर करके, किडनैपिंग करके, वाइल्ड लाइफ वाला चीज या कोई और चीज, तो आपके लिए पनिशमेंट मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितने साल। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी किया जो आपका जो है वो नारकोटिक्स या किसमें आता है, टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह में, कह रहे हैं उस केस में ज्यादा नहीं है, ये 3 साल तो एज इट इज है मिनिमम। लेकिन ये जो मैक्सिमम कितना है, ये कितना हो जाएगा, इतना ही नहीं, जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो प्रॉपर्टी भी क्या कर दिए जाएंगे, अटैच किए जाएंगे। जो भी पैसा है वो भी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी से जो खरीदा वो भी क्या है, प्रॉपर्टी। और कितने दिन तक, कह रहे कि 180, इसीलिए क्योंकि कितने दिन में चीजों का जो है वो निपटारा हो जाएगा, वो भी कॉन्फिस्केट किए जा सकते हैं। तो देखिए, हमने देख लिया मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग करते कैसे हैं, और कैसे उसको रोकने के जो है कैसे जो है उस पर पेनल्टी लगेगा। लेकिन अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना चाहते हैं तो कैसे रोकें। कहा गया कि 2 लेवल पे इनिशिएटिव लिया गया, एक लिया गया डोमेस्टिक लेवल पे और एक लिया गया ग्लोबल लेवल पे। अभी मैं ग्लोबल लेवल पे आपको बिगनर्स वाला इनिशिएटिव बतलाऊंगा, क्योंकि बाकी हमारे प्रिंटेड नोट्स पे जब आएंगे तो बहुत सारे कन्वेंशंस देखेंगे। कहा डोमेस्टिक लेवल पे यानी नेशनल लेवल पे जो हमने चीज किया वो था 2004 में हमने केवाईसी गाइडलाइन जारी किया। आज के डेट में ये केवाईसी आप खूब सुनते होंगे, पेटीएम है तो भी केवाईसी है, इतना ज्यादा नहीं था। ये कब आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, 29 नवंबर 2004 को। कहा कि क्या है ये केवाईसी नॉर्म्स। कहा इस केवाईसी नॉर्म्स के तहत बैंक जो है अपना एक ऑब्जेक्टिव रख रहा है कि सेफगार्ड बैंक फ्रॉम एक्टिंग एज चेन इन मनी लॉन्ड्रिंग। कहा गया कि अगर आप सही पहचान के साथ अकाउंट नहीं खोलेंगे तो पता चला कि ये नहीं कह रहे हैं कि वो लाल सूटकेस, काले सूटकेस या पिंक बैग में, वो बोलेंगे आरटीजीएस कर दे, पैसे नेफ्ट कर दे, पे फोन पे भेज दे, पॉसिबल। कहा कि आप जो है वो अकाउंट जब भी ओपन करें, ध्यान से सुनिए, अकाउंट जब भी ओपन करें तो क्या करें, केवाईसी गाइडलाइन को फुलफिल कराएं। कहा कि आपने कहा कि केवाईसी गाइडलाइन से बैंक जो है वो किसी भी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले लोग बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल नहीं कर पाए, ये पहला उन्होंने लक्ष्य रखा, ऑब्जेक्टिव रखा। और कहा कि इससे मदद होगी कि वो अपने क्लाइंट पे क्या रख पाएंगे, कंट्रोल रख पाएंगे। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव था। क्या ऑब्जेक्टिव था केवाईसी का ऑब्जेक्टिव, कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करो जिससे क्या ना हो, जिससे जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल ये क्या नहीं, किस चीज के लिए नहीं कर पाए, किसी भी तरह के इलीगल एक्टिविटी के लिए नहीं कर पाए। यानी कि जो मनी लॉन्ड्रर है वो चाह करके भी बैंकिंग चैनल में अपना पैसा डाल नहीं पाए। कहा लेकिन ये कैसे संभव है। कहा इसके लिए इन्होंने केवाईसी गाइडलाइन में कुछ खास तरह के इंग्रेडिएंट डाले, यानी कि एक खास तरह का इंतजाम किया केवाईसी गाइडलाइन में, उसी को कहते हैं एलिमेंट ऑफ केवाईसी गाइडलाइन। कहा क्या किया बैंक ने कहा कि जब भी कोई जो है वो अकाउंट ओपन करने के लिए आएगा तो पहला स्टेप है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। आप जब बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं, आपको बैंक का क्या दिया जाता है, आपको जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाता है, आप उसे भरते हैं, आप खुद से एक्सेप्ट करते हैं चीजों को कि आपका नाम ये है, आप यहां रहते हैं। अब आप गए, आपने वहां पे जो है वो अपना नाम लिखा, और आपने अपना नाम लिखा वहां पे कन्फ्यूशियस द ग्रेट, जो भी नाम है वो आप लिखिए। आपसे पूछा गया एड्रेस, आपने लिख दिया रूपमहल प्रेमनहल खोली नंबर 420, एक्सक्यूज मी प्लीज। जो लिखना है, अभी हम आपसे कुछ नहीं पूछने वाले हैं, जो लिखना है क्या करते जाइए, लिखते जाइए। आपका स्टेटस स्टूडेंट, ठीक है भाई स्टूडेंट।
प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल, ब्रैकेट है प्रोफेशनल में क्या, CS अदर्स, लगाइए टिक, जो भी है, अदर्स हैं तो स्पेसिफाई, सब आप भर रहे हैं। फोटो चिपका दिया अपना, बगल में लिखिए कि ये फोटो आपका ही है, साइन कर दीजिए, स्पेसिमेन सिग्नेचर। उसके बाद होता है कस्टमर्स आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। आपने जो बोला है उसको आप ही को अब साबित करना पड़ेगा, यह है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। अगर मैं गया बैंक में, बोला पंकज कुमार साबित करो, फोटो लगा हुआ है, ये फोटो आपका है, प्रूफ दो, मुंह पीछे करो, आप ही ने तो बोला प्रूफ दो, देख लो, मैं ही फोटो मेरा मिलाओ, मेरा थोबड़ा मिलाओ, एक है, मिल रहा है। वो बोलेगा नहीं पीछे हटो, फिर मैंने पैन कार्ड निकाला और दिया, बोला हाँ यही है पंकज कुमार। या मैंने जो है वो आधार दिखलाया जिसमें मेरा फोटो गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह पता भी नहीं चल रहा है, या वोटर आईडी कार्ड जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे पहले किसी ने खूब मारा और फिर मेरा फोटो खींचा या जबरदस्ती खींचा था, पता नहीं ऐसा ही क्यों आता है आधार में और वोटर आईडी में, अजीब अजीब तरह का जो आपका क्या आएगा फोटो, खास करके जो वो खींचते हैं, जो आप अपने से देते वो नहीं, लेकिन ये ऑथोरिटी जो खींचते हैं, अगर आप लोग का अच्छा है तो खैर आप लोग का तो चेहरा अच्छा है, मेरा तो है ही ऐसा, तो इसीलिए और खतरनाक आता है। बिल्कुल लगेगा जैसे खोया पाया विभाग वाला नहीं होता है कि कोई गुम हो गया है तो वैसे ही लटका हुआ चेहरा या उठा हुआ, तो बिल्कुल वो दिख रहा है, लेकिन क्या बोलता है, हाँ आप ही पंकज कुमार हो। कहां रहते हो, मैंने बोला यहां यहां यहां, चलिए चल के चाय पी लीजिए, देख लीजिए मैं वहां रहता हूं, नहीं मान रहा है। लेकिन जैसे ही आधार दिया, कागज देखो, हाँ आप यहीं रहते हो, जैसे मैं दिख रहा हूं वहां पे कि मैं उछल रहा हूं उस घर में और वो मुझे देख रहा है कि मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं, निकल रहा हूं, लेकिन वो माना। मैंने कहा कि मैं जो है वो स्टूडेंट हूं, उसने कहा कोई सर्टिफिकेट कुछ ये दो, दे दिया तो मान लिया क्या है, स्टूडेंट हूं। अब जो मैंने कहा उसी को चेक किया, चेक करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग मेरा अकाउंट खुला, और अब उसे क्या करेंगे, वो ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करेंगे। ऐसा इसीलिए कि आपने बोला स्टूडेंट, और आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हर दिन लाखों रुपए के हो रहे हैं, या महीने में जो अगर मान लीजिए 5 लाख का ट्रांजैक्शन हो रहा है और स्टूडेंट अकाउंट है, क्या मुझे बताइए बैंक को शक नहीं होगा? आपने स्टूडेंट अकाउंट खोला है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को, तो क्या दिखा कि महीने में कितने, 5 लाख रुपए। अब बताइए बैंक को डाउट होगा, बैंक फट से पूछेंगे कि बताइए 5 लाख कहां से आए? आपने बताया कि ये 5 लाख रुपए पापा ने दिए थे, कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो कॉलेज में एडमिशन के लिए जो है वो पापा ने क्या किए थे, हमें पैसे दिए थे और वो हमने जो है वो कॉलेज में जमा कर दिया। ट्रांजैक्शन भी दिख गया, उन्होंने देख लिया, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मॉनिटर तो किया, क्या आपको वो ट्रांजैक्शन करने नहीं दिया? लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या करते हैं, फटाक से अब जो है वो मैनेजमेंट ऑफ रिस्क तुरंत जो है वो आपको कॉल लगाते हैं, और कॉल लगाने पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो क्या करते हैं, वो आरबीआई को खबर दे देते। और ऐसा सही में मेरे साथ हुआ था। मेरा एक अकाउंट था, वो अकाउंट पटना में ही ओपन हुआ था जब मैं स्टूडेंट था। पापा पैसे भेजते थे, मैं उसमें से बस पैसे निकालता था, यही काम होता था। बस जिस दिन पापा डाले उसके अगले दिन ही निकालना होता था, क्योंकि तवे तो गर्म ही रहते थे, पैसे तो पहले ही खत्म हो जाते थे, दोस्तों से कुछ लिया कुछ लेकर के कि भाई आते ही दे दूंगा। एक दिन बड़े खुश जिस दिन लेकर के आए, फिर जब सबका हिसाब लगाना शुरू, मेस वाले का ये, लैंडलॉर्ड का ये, इसका ये, फिर इतने ही बचे। छोड़ कल जो होगा आज पहले जाकर के कुछ अच्छा खा लेते हैं। फिर आज ही खाया तो फिर जो है वो, लेकिन अच्छा है जो मेस उसका था चला गया, फिर दोस्तों से फिर चल रहा है, वो मुझसे ले रहा है मैं उससे ले रहा हूं, यही काम चल रहा है। अब ऐसे में वो भुक्खड़ वाला अकाउंट था। अब उसी अकाउंट को मेरा थोड़ा जो है वो एक उसमें खास विचार आया था कि इस अकाउंट में, जिसमें मुझे आज बड़े कम पैसे दिखते हैं, एक न एक दिन इसमें जो भी डिजिट मैंने सोचा था 3 डिजिट में 4 डिजिट में पैसे जरूर भर दूंगा। इसीलिए मैंने उस अकाउंट को बंद नहीं किया। जब दिल्ली पढ़ने के लिए आया तो उस अकाउंट को दिल्ली क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। फिर एक दिन आया, मैं अर्न भी करने लगा। उसी अकाउंट को मैंने मेन अकाउंट बताया, उसी पे अपना जो है सर्विस टैक्स उस समय होता था, अब जीएसटी है, उसी से उसको लिंक कराया, सब कुछ जो पेमेंट करते थे उनको वही अकाउंट दिया। एक बार मेरे जो है वो मैनेजर का कॉल आता, पहली बार जब मैं सैटेलाइट वगैरह पढ़ाना शुरू किया तो कॉल आया, तो पूछ रहे हैं कि आप पंकज कुमार बात कर रहे हैं? तो हाँ जी। तो आप के अकाउंट में ये जो पैसे आए हैं, थोड़े पैसे आए थे, पहली बार पढ़ाना शुरू किया सैटेलाइट पे, 100 से ज्यादा सेंटर्स थे, तो थोड़े बहुत आ गए होंगे 100-200 रुपए। तो वो जो है वो अकाउंट में गया, तो उसने कॉल किया कि आपके जो है अकाउंट में ये पैसे आए। तो हाँ जी। तो क्या आप काम करते हैं?
टोन यही था, क्या आप काम करते हैं? जी मैं पढ़ाने का काम करता हूं। अच्छा, तो हम भी बेकार ना पीओ बने, हम भी पढ़ाने का काम करते। टोन ये था, उसका कमेंट था कि बेकार ही ना वो पीओ बन के मैनेजर बनते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर, एग्जाम देना पड़ता है। तो उसका कहना था बेकार ही ना हमने पीओ की तैयारी की, इससे अच्छा हम भी क्या करते, पढ़ाते। वो समझ रहा था ट्यूशन पढ़ाना, कि ट्यूशन पढ़ाते हैं और इससे मेरे पास जो है ये पैसे आए हैं। फिर उसने बोला कि क्या पढ़ाते हैं? तो मैंने बोला ऐसे CS इन बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर पूछा आप खुद क्या करते हैं? तो फिर मैंने बताया, 2-3 डिग्री बताई, फिर चुप हो गया कि मैं जो है वो CS हूँ, चार्टर लंदन से किया है, MBA फाइनेंस हूँ। एक्चुअली बोले सर कभी आप हमारे ब्रांच क्यों नहीं आते हैं, कभी सर आइए ना, ऐसे ही बैठते हैं, कुछ सर डिस्कस करेंगे। फिर वो कहता है कि सर आपका ये जो अकाउंट है उस पर स्टेटस स्टूडेंट लिखा हुआ है, और इसीलिए जब पैसा आया है तो पहली बार उतना आया था, तो इसीलिए जो है आपको कॉल गया है, आपको केवाईसी जो है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। 2004 में केवाईसी आया था, और ये घटना मैं आपको 2008 की बता रहा हूं, क्योंकि 2008 में मैं CS बना था। 2009 के शुरू में मेरे पास पैसे 100-200 आने शुरू हो गए थे। तो अब जो है ये पैसे जो आने शुरू हो गए थे, तब 2009 में मेरे पास कॉल आया। तो देखिए 2004 में केवाईसी गाइडलाइन आ गया था, पैसे रहते ही नहीं थे, तो केवाईसी के लिए बुलाएगा कौन? कोई अकाउंट दिखेगा तब ना बुलाएगा। वो तो मैंने बोला भुक्खड़ वाला अकाउंट था, जो आते थे वो क्या होता था, खर्च होता था, और उतने ही पैसे आते थे। अगर उन्होंने मुझसे कॉल किया, मुझसे पूछा, मैंने सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया, तो क्या मेरा अकाउंट बंद कर दिया गया, वो पैसे फ्रीज कर दिए गए? लेकिन अगर मैं सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देता तो उसी समय मेरे अकाउंट बंद नहीं होते, फ्रीज किए जाते। फ्रीज का मतलब है कि उस अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं। निकलने के लिए फिर परमिशन या जब तहकीकात हो जाए तो निकलेगा। उन्होंने कहा कि सर आपको तो दिक्कत होगी बैंक आने में, आपका बिजी शेड्यूल होता होगा। मैंने नहीं बोला बिजी शेड्यूल है, उसने खुद बोला बिजी शेड्यूल होगा, तो बताइए हम जो है वो कहां पे भेज दे पे उनको। तो फिर वो उन्होंने भेज भी दिया। उस समय प्रीति बिहार से क्लास लेता था, स्टूडियो से, तो उन्होंने भेजा, उसके साथ केवाईसी फॉर्म था, मैंने फोटो साइन जो जो चीज चाहिए था पैन लगा करके दे दिया। फिर उसके बाद दोबारा कभी जो है वो कॉल नहीं आया। हाँ, फिर जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो कॉल एक बार आया, जब उसमें जो है वो कोई हैवी एक चेक लगा था, तकरीबन 7 लाख का चेक था, मेरे मामा का ऑपरेशन वगैरह हो रहा था, तो मेरे ही अकाउंट से उस समय पैसे जा रहे थे, तब कॉल आया था। वैसे भी मेरे अकाउंट में कोई भी पैसा निकलना रहता है तो वो पहले ही बतलाते हैं कि आपके अकाउंट में एक चेक लगना, चाहे वो फीस भी क्यों ना हो, बच्चे की स्कूल का भी फीस। इसीलिए क्योंकि अगर आप प्रिविलेज अकाउंट लेते हैं तो ये फैसिलिटी वो आपको देते हैं कि 12 बजे चेक को हम क्लियर करेंगे, 9 बजे आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। अगर आपने चेक नहीं दिया हुआ है तो हमें बता दें, हम चेक रोक देंगे। ये बेसिक, ताकि किसी तरह का फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हो। अब मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, अगर मैं सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देता तो ये चीज होता। ये 4 चीज के जरिए वो किस चीज पे पहुंचते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव तक। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या? बैंक का इस्तेमाल कोई भी जो है वो मनी लॉन्ड्रर अपने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के लिए ना कर सके। और ये तभी पॉसिबल जब अपना सारा डिस्क्लोजर देते। मुझे एक चीज बताइए, जब आप अकाउंट खोलने जाइएगा अपना सारा डिस्क्लोजर दीजिएगा, और अगर आपने जो है वो डिस्क्लोजर दिया कि आप स्टूडेंट है, फिर अकाउंट में आया, तो उस पर एक्शन होगा या नहीं होगा? इसीलिए ये आपका स्टेप लिया गया। कहा गया और कोई गाइडलाइन, कहा कि इंटरमीडिएरीज को भी गाइडलाइन दिए। इंटरमीडिएरीज याद है? थोड़ा सिक्योरिटी लॉ में आ जाइए। ब्रोकर वगैरह जो है सिक्योरिटीज मार्केट में भी आप डील कर रहे हैं, उनको भी बोला गया केवाईसी करो। याद है तभी हम लोगों ने जब अकाउंट ओपन किया था, डीमेट अकाउंट ओपन किया था, तो उसमें भी फोटो लगे थे, साइन लगे थे, सारे चीजों को आप क्या करते हैं, साथ में लगाते हैं। कहा कि आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा उसमें इन चीजों को जो है वो रिकॉर्ड में रखेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन होगा, किनके जरिए, चाहे बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कौन हो, इंटरमीडिएरीज हो, चाहे वो ब्रोकर हो, कोई भी हो। नेचर एंड वैल्यू, कितने रुपए का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही महीने में एक ही तरह के ट्रांजेक्शन बार बार हो रहे हैं, या एक ट्रांजेक्शन यहां से आता है फिर वो उसी जगह पहुंच जाता है। ये ट्रांजेक्शन कितने बार होता है महीने में? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रांजेक्शन एक खास नेचर का बार बार होता रहता है। अगर कुछ ऐसा है तो उसको क्या कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। वेरीफाई एंड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ऑल क्लाइंट। सारे क्लाइंट का क्या कीजिए, रिकॉर्ड रखिए। और कहा गया कि भले वो क्या कर रहे हो, भले वो सारा का सारा जो है अपना अकाउंट बंद भी कर दिए हो, तो भी 10 साल तक उनका डेटाबेस रखिए। भाई जब तक अकाउंट है तब तक तो ब्रोकर भी हमारा अकाउंट रखेगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल, बैंक भी रखेगा, सब रखेगा। लेकिन अगर हमने अकाउंट बंद करवा दिए तो
इनको कहा गया कि 10 साल तक फिर भी क्या रखिए अपने पास, सारा डेटाबेस रखिए, ताकि कल को अगर हमें कुछ छानबीन करनी रहे तो बैंक स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, छानबीन कर पाएंगे। तो ये इनिशिएटिव जो है वो कहां से निकला, इंडियन मार्केट से। कहा और कोई इनिशिएटिव लिया गया, कहा गया हाँ जी, यहां पे हमने बनाया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और साथ में इनको कहा कि अगर कहीं भी कोई भी एक्टिविटी होता है जिसमें 10 लाख या उससे ज्यादा का मनी इन्वॉल्व है और आपको लगता है कि ये सही नहीं है, या उनके कैडर के अकॉर्डिंग नहीं है, या उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं है, या उनके दिए गए स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इमीडिएटली आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। कहा गया कि आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, इन सबको जो है वो किसके अंडर में लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। इन सारे अथॉरिटी को कहा गया कि आपके जो जो जुरिडिक्शन है, जिनके एरिया में बैंक आता है, जिनके पास इंटरमीडिएरीज आता है, म्यूचुअल फंड आता है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन आता है, कहा गया वो सारे लोग उनको जो है वो इस बात के बारे में बताएं कि उनको प्रॉपर डेटाबेस रखना, और कहीं भी लगे कि इनके पास इतने पैसे कैसे आए कि ये इतना शेयर्स खरीद रहे हैं, तो इमीडिएटली जो है वो ये चीज जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंग अथॉरिटी तक क्या की जाए, पहुंचाई जाए। कहा ये सब तो इंडियन इनिशिएटिव है। कहा कि क्या इंडिया के बाहर इसका कोई असर, कहा हाँ है। तो उसके लिए क्या लिए गए, ग्लोबल इनिशिएटिव। और ग्लोबल इनिशिएटिव में बड़े सारे इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए थे, जिनमें से हमारा एक जो था इनिशिएटिव वो था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। जैसे आप रैपिड एक्शन टास्क फोर्स सुने हैं, रैपिड एक्शन टास्क फोर्स, वैसे ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन्होंने क्या किया, 1989 में बड़े सारे कंट्री एक जगह बैठे, मेंबर कंट्रीज, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर मेरे देश में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है और उसका पैसा आपके देश में आ रहा है तो मैं आपकी मदद करूंगा, मेरे देश से जो है वो आपके देश में जा रहा है तो आप मेरी मदद कीजिए। आप मुझे बताइए कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे कंट्रोल किया अपने कंट्री में। मतलब कुछ तुझसे, तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं, यानी कि वो आपको बताएगा कि आपने कैसे कंट्रोल किया, आप उन्हें बताइए कि कैसे क्या किया, कंट्रोल किया। जो भी लोग मेंबर कंट्री हैं वो सारे लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, और कहा जो मेंबर कंट्री नहीं है, कहा उनको भी हम इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि वो क्या करें, वो भी इनिशिएटिव ले, अपने देश में सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून बनाए, और कानून ऐसा बनाए जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, ताकि जो है वो एक दूसरे को हम क्या कर सकें, मदद कर सकें। ये तो आपके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं थे, हमारे पास और भी बड़े सारे ग्लोबल क्या लिए गए, इनिशिएटिव लिए गए। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग किस पे आएंगे, प्रिंटेड नोट्स पे। अभी ये चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी बस मैंने आपको इसका क्या बताया है, बेसिक्स। अभी इसके हम पहुंचेंगे टेक्निकल राउंड में, और एक एक एस्पेक्ट को देखेंगे, और एग्जाम में जो आप लिखेंगे उसके लिए जो पॉइंट्स रहेंगे उसको टिक लगाते हुए देखेंगे। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।